काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 33। केल को दूर से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो ये नहीं बता पा रहा था कि वे चीखें थी या चिल्लाने की। कई अज्ञात आवाजें आपस में मिल गई थीं। केल ने बिल्ली से नजरें मिलाए रखीं और बोलना शुरू कर दिया। हिल्समैन। बिल्ली चौंकी। जी श्रीमान। उसी समय हिल्समैन बिल्ली के पास गया और अपने हाथ बाहर की ओर बढ़ाए। बिल्ली ने जल्दी से मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी बगल में लगी चोट की वजह से उसका अगला पंजा मुड़ गया और हिल्समैन ने इस मौके को नहीं गंवाया। मैंने उसे पकड़ लिया। उप कप्तान घायल कैट को कसकर पकड़ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने केल के पास पहुंचते समय कैट को सावधानीपूर्वक पकड़ने की पूरी कोशिश की। ड्ररर। बिल्ली ने अपने नुकीले दांत दिखाए और अपने पंजे ऊपर उठाए। उसके पंजे किसी भी क्षण हिल्समैन के चमड़े के कवच को काटने के लिए तैयार लग रहे थे। हाँ, तभी बिल्ली को एक आह की आवाज सुनाई दी। उसी समय एक ठंडा तरल पदार्थ उसके शरीर पर बह गया। यह एक औषधि थी। जैसे ही बिल्ली ने बोलना शुरू किया, केल ने अस्थायी समाधान के रूप में उस पर औषधि डाल दी। मैं उस शूरवीर को इस तरह घायल होते हुए देखकर अनदेखा नहीं कर सकता जिसने मुझे सब कुछ दिखाया था, बिल्ली ने झिझकते हुए कहा। वाइस कैप्टन हिल्समैन भी झिझकते हुए कहा। केल ने हिल्समैन की निगाहों को देखकर अपनी आह रोक ली, जो ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वह बिल्ली नाइट को देख रहा था। कहा जाता है कि यह शूरवीर झुग्गी झोपड़ियों से था। किसी भी देश का ताज सख्त अनुपात में आम नागरिकों में से शूरवीरों का चयन करता है। इस तरह से चुना जाना पहले से ही एक कठिन उपलब्धि है। उस नागरिक का झुग्गी झोपड़ियों से होना मतलब है कि उनके पास महत्वपूर्ण प्रतिभा और भाग्य है। उसे याद आया कि हिल्समैन ने कैट नाइट के बारे में क्या कहा था। कहा जाता है कि उसके कुछ भाई बहन 15 साल पहले अल्कमी टॉवर गए थे। उसके माता पिता निश्चित रूप से इंसान लगते हैं। 15 साल पहले वे भाई बहन कहाँ गए होंगे? क्या वे अल्केमिस्ट बेल टॉवर पर गए होंगे? यदि ऐसा है तो इस नाइट द्वारा वाइस टावर मास्टर को मारने का प्रयास करना उचित होगा। केल और बिल्ली की निगाहें अभी भी एक दूसरे पर टिकी थीं, मानो वे एक दूसरे को परख रहे हों। बिल्ली ने खाली औषधि की बोतल और अपनी ठीक हो रही चोटों को देखा और बोलना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह ... तुम मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? तुम ऐसा तब कह रहे हो जब तुम पहले ही पकड़े जा चुके हो। केल की प्रतिक्रिया सुनकर बिल्ली नाइट ने बोलना बंद कर दिया। क्या आप भी कीमिया को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? वह उस सवाल से घबरा गया था और उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई थी। फिर औषधि से उसकी चोटें ठीक हो गईं और दर्द भी चला गया। वह झुग्गी झोपड़ियों में पला बड़ा था और महल के अंदर किनारे पर रहते हुए उसने अपनी तीव्र बुद्धि विकसित की थी। यही बुद्धि उसे बता रही थी कि उसे इस व्यक्ति के साथ जाना चाहिए। बिल्ली शूरवीर रोआन साम्राज्य के कुलीन किल हेनिट्यूस की आवाज सुन सकता था। रोआन साम्राज्य 15 साल पहले अल्केमिस्ट बेल टॉवर और साम्राज्य के कारण हुई घटना की जांच करने के लिए यहां आया था। 15 साल पहले। उन शब्दों ने बिल्ली नाइट को भावुक बना दिया। उसने केल के शांत व्यवहार को समझने की कोशिश की। हम दुनिया के सामने उनके बुरे पापों को उजागर करना चाहते हैं। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि 15 साल पहले साम्राज्य और अल्केमिस्ट बेल टॉवर ने झुग्गी झोपड़ियों के लोगों के साथ क्या किया था। उद्धरण चिन्ह ... मैंने सुना है कि आप मैजिक बम आतंकवादी घटना की जांच करने के लिए यहां आए हैं। तो फिर मैंने तुम्हें ठीक क्यों किया और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? बिल्ली बोलने से पहले ही झिझकी। उद्धरण चिन्ह ... बचाना। हाँ। केल धीरे धीरे बगीचे के अंधेरे कोने से निकलकर चमकती रोशनी वाले क्षेत्र की ओर चला गया। फिर उसने हिल्समैन को एक आदेश दिया। हिल्समैन, मैं बाकी सब चीजों का ध्यान रखूंगा, इसलिए सावधानी से महल की ओर वापस चलो। एक उच्चतम श्रेणी का विशेषज्ञ। हिल्समैन भी अब एक विशेषज्ञ थे। हाँ, युवा मास्टर निम। मैं समझ गया। हिल्समैन ने जब ये कहा तो वह विश्वसनीय लग रहा था। केल ने पलटकर देखा। उसकी नज़र सन पैलेस के प्रवेश द्वार की ओर गई, जो अभी भी लोगों के आने जाने से भरा हुआ था। हालांकि इससे पहले कि वह एक भी कदम उठा पाता, उसने कैट नाइट की आवाज सुनी। मैं जी नहीं सकता। क्या? केल ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसी समय एक नौकरानी को प्रवेश द्वार से बाहर घसीटा जा रहा था। हा, वह महिला जो एक ऐसा परिधान पहने हुए थी जिससे पता चलता था कि वह शाही नौकरानियों में से एक थी। जब उसे बाहर घसीटा गया तो वह हंस रही थी। उसे बाहर घसीटने वाले शूरवीरों में से एक गंभीर भाव लिए शाही राजकुमार की ओर दौड़ा। केल को ये बात अजीब लगी। राजकन्या यहाँ क्यों है? जल्द ही एक शाही नौकर को भी बाहर खींच लिया गया। एक राजसी दासी और एक राजसी सेवक।
नियमित नौकरानियों और सेवकों की तुलना में, जो केवल दृश्य कार्य करते थे, जैसे कि कुलीनों और राजपरिवार की देखभाल करना, शाही नौकरानियां और शाही सेवक महल में पर्दे के पीछे के कई कार्यों की देखरेख करते थे। यही कारण था कि वे सभी जगह मौजूद थे, हालांकि उनके पास इस भोज हॉल में उपस्थित होने की योग्यता नहीं थी जो कि कुलीन लोगों से भरा हुआ था। वे यहाँ क्यों हैं? केल ने अपनी नज़र वापस बिल्ली की ओर घुमाई। उसे इस बात का बुरा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। युवा मास्टर निम हिल्समैन ने केल को अपनी दिशा में वापस आते देख असमंजस में उसे पुकारा, लेकिन केल ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसने हिल्समैन की बाहों में मौजूद बिल्ली की ठुड्डी को ऊपर उठाया, जिसका सिर नीचे था। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? जब केल ने बोलना शुरू किया तो कैट नाइट उसकी आंखों में देख नहीं सका। मुझे नहीं पता था कि रोआन राज्य का दूत इस कारण से आया है। उद्धरण चिन्ह ... असल बात पर आओ। केल की ठंडी आवाज सुनकर बिल्ली ने उससे नजरें मिलाईं। हाँ 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 हाँ। बिल्ली दूर से अपने दोस्त की हंसी सुन सकती थी। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसने बोलना शुरू किया। मैं एक बिल्ली हूं जिसे छोटी उम्र में ही छोड़ दिया गया था। मेरे माता पिता ने मुझे अपने पास रख लिया और मैं अपने भाई बहनों के साथ बड़ा हुआ। हम तीनों को 15 साल पहले एल्केमिस्ट बेल टॉवर द्वारा चुना गया था। बिल्ली को याद आया कि उसकी माँ ने क्या कहा था, अगर तुम वहां जाओगे तो स्वादिष्ट खाना खा पाओगे, तुम सफल भी हो पाओगे। हालांकि सुनिश्चित करें कि तुम उन्हें अपना बिल्ली वाला रूप कभी ना दिखाओ। अगर यह मुश्किल है तो अपनी बड़ी बहन और बड़े भाई का सहारा लो। बिल्ली उन 3 लोगों में सबसे छोटी थी जो अल्केमिस्ट बेल टॉवर की ओर जा रहे थे। वह बच निकलने में सफल रहा क्योंकि वह एक बिल्ली था, नहीं क्योंकि वह उस समय एक बहुत छोटा बिल्ली का बच्चा था। वह बेल टॉवर से बाहर निकलने के लिए एक गंदे सीवर को पार कर गया। उनके भाई बहनों ने ऐसा करने में उनकी मदद की। सबसे छोटे, तुम बिल्ली बन जाओ और भाग जाओ। हाँ, अपनी बहन के कहे अनुसार करो। कम से कम हम में से कोई एक तो बच सकता है। तुम बच सकते हो। वह अपने बड़े भाई बहनों की बातें कभी नहीं भूला, भले ही वे उससे केवल 1 और 2 साल बड़े थे। वह अपने माता पिता के पास लौट आया, जिन्होंने उसे कुछ समय के लिए एक तहखाने में छिपा दिया। बिल्ली जो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, 2 साल तक छिपी रही जब तक कि वह 7 साल की नहीं हो गई। फिर वह 6 बच्चों में सबसे छोटे की तरह रहने लगी। उसने कहा कि वह 5 साल की है जबकि वास्तव में वह 7 साल की थी। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि वह भाग्यशाली थे और क्योंकि वे झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे जहां ज्यादा प्रशासन नहीं था। नहीं, हम अपने भाई बहनों और दोस्तों को नहीं भूले हैं। हालांकि बेल टॉवर पर कुछ बच्चों को ये कहते हुए दिखाया गया कि झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों ने अपने भाई बहनों और दोस्तों को टॉवर में जाते देखा था, वे वयस्क होने के बाद भी इस पर सवाल उठाते रहे। बिल्ली शूरवीर ही वह था जिसने उन्हें सच्चाई बताई और उन्हें एक साथ इकट्ठा किया। मैंने अपना बदला लेने के लिए साम्राज्य की सबसे गंदी जगह से निकलना शुरू कर दिया। बिल्ली ने जल्दी से सब कुछ बता दिया जो हुआ था। हमने 5 साल पहले एक संगठन बनाया था। फिर हम साम्राज्य के कई शहरों में अलग अलग जगहों पर जाकर अंडरवर्ल्ड के नकली और असली एल्केमिस्टों से बम खरीदने लगे। केल को याद आया कि उसने कीमियागर रिस्टेकर से क्या कहा था। शराबी नकली कीमियागर अंडरवर्ल्ड संगठनों के लिए जहर और छोटे बम बनाता है, जिनका इस्तेमाल वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ते समय करते हैं। केल बता सकता था कि रिस्टेकर द्वारा बनाए गए कुछ जहर और छोटे बम कहाँ समाप्त हुए। उन्होंने पूरे साम्राज्य में ऐसा किया। यह मुझे पागल कर देता है। केल अंततः पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ना शुरू कर सका। हाँ, इस बिल्ली के लिए अकेले वाइस टावर मास्टर की हत्या का प्रयास करना कठिन होता। बिल्ली ने बोलना जारी रखा। मैं 3 साल पहले नाइट बना था। मैं प्रतिभाशाली था और मैं सबसे ताकतवर था। कैट जो संगठन का मुखिया था और समूह में सबसे शक्तिशाली था, उसने हत्या का कार्य अपने ऊपर ले लिया। अन्य लोगों को शाही सेवकों और शाही दासियों के रूप में लाया गया था। झुग्गी झोपड़ियों से आने वाले किसी व्यक्ति को सबसे उच्च पद शाही नौकर या शाही नौकरानी के रूप में मिल सकता था। कैट नाइट ने संगठन के उन सदस्यों के बारे में सोचा जिन्होंने पिछले कुछ सालों से इतनी कठिन जिंदगी जी है। कोई कारण नहीं है कि हम अपना बदला न ले सकें, सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं। हमने आखिरकार आज अपना कदम उठाया। केल ने बिल्ली से अपना हाथ हटा लिया और घूम गया। बिल्ली कैले की आवाज सुन सकती थी। साम्राज्य भर में आपने जो छोटे बम इकट्ठा किए हैं, वे शायद आज भी यहीं इकट्ठे किए गए हैं। और पकड़े गए बमों के अलावा अभी भी कुछ बम हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि जो लोग अभी हंस रहे हैं, वे ध्यान भटकाने वाले हैं। उनका काम दूसरों के लिए आवागमन को आसान बनाना था।
केल ने बिल्ली से एक प्रश्न पूछा। कीमिया से बने छोटे बम मजबूत नहीं हैं। ये सूर्य महल को नष्ट करने में सक्षम नहीं होगा। कीमिया से बने इन बमों के अंदर प्रकृति की नकल करने वाली शक्ति के कारण विस्फोट बहुत शक्तिशाली नहीं था। साथ ही जादू के बमों के मुकाबले इनकी सफलता दर भी कम थी। केवल उस समयबद्ध जादुई बम को, जिसमें मनोभ हो, 100% सफलता दर वाला कीमिया बम कहा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से कैट नाइट को पता था कि बमों में सूर्य महल को नष्ट करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये निर्धारित किया था कि इसका एक हिस्सा नष्ट करना संभव था। यह विपर किंगडम के साथ युद्ध के बाद वर्ष के अंत का उत्सव था। यह वह उत्सव था जिस पर कई नागरिकों का ध्यान केंद्रित होने की संभावना थी। यही कारण था कि उन्हें इसे आज मनाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि अधिक से अधिक लोगों को गवाह बनाकर वे अपना बदला ले सकेंगे और दुनिया के सामने सच्चाई उजागर कर सकेंगे। हालांकि कैट नाइट रोआन साम्राज्य के इस महान व्यक्ति से कुछ नहीं कह सका। उद्धरण चिन्ह ... मुझे खेद है, हमने पिछले 5 सालों से ये बम इकट्ठा किए हैं। पिछले महीने से इन्हें धीरे धीरे एक ही विंग के इर्द गिर्द रखा जा रहा है। एक पंख को नष्ट करना। केल समझ गया कि कैट कह रहा था कि उनका मानना है कि उनके 5 साल के प्रयास एक पंख को गिराने के लिए पर्याप्त थे। मैं रोआन साम्राज्य से बहुत दुखी हूं। हालांकि बम जल्द ही फट जाएंगे। इसके प्रभाव को रोकना मुश्किल होगा। कैट नाइट वाइस टावर मास्टर को घायल करने में सफल रहा, लेकिन उसे मार नहीं सका। चूंकि यह मामला था, इसलिए उन्हें कम से कम साम्राज्य से बदला तो लेना ही था। उसे शुरू से ही रोआन साम्राज्य के दूत के लिए दुख हो रहा था, लेकिन अब यह भावना और भी बदतर हो गई थी। बिल्ली ने देखा कि केल धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रहा है। केल उसकी ओर देख रहा था। बिल्ली नाइट को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। केल ने बोलना शुरू किया, तुम पागल कमीने, रोआन राज्य के लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? उद्धरण चिन्ह ... ये व्यापक भलाई के लिए है। बहुत अच्छा, मेरी गांड। केल की प्रतिक्रिया सुनकर कैट नाइट अपना सिर नीचे झुकाने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने बोलना शुरू किया, इसलिए मेरे मन में आगे जीने के बारे में कोई विचार नहीं है। क्या बकवास है। बिल्ली नाइट झेप गया। केल हेनेट्यूज वह उन लोगों में से एक थे जिन पर साम्राज्य ने ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वह एक न्यायप्रिय और सम्माननीय कुलीन व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। केल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शूरवीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन केल उसकी ओर नहीं देख रहा था। केल के पैरों के इर्द गिर्द हवा घूम रही थी। हिल्समैन, जी श्रीमान, सुनिश्चित करें कि वह आत्महत्या न कर ले। जी श्रीमान। केल का शरीर आगे बढ़ने लगा। उसने अपने पीछे कैट नाइट की धीमी आवाज सुनी। उद्धरण चिन्ह ... अब बहुत देर हो चुकी है। बम पहले ही जला दिए जाने चाहिए थे। केल को अपने सिर में राउंड की आवाज सुनाई दे रही थी। मानव, हम उन्हें बचाएंगे। केल ने तेजी से चलना शुरू कर दिया। अभी भी उसे बिल्ली नाइट से बहुत सी बातें पूछनी थीं। उसे यह जानना था कि उन्होंने गार्डों से बचते हुए विंग के चारों ओर इतने सारे बम कैसे रखे, तथा इसके बाद वे क्या करने वाले थे। हालांकि उससे पहले उसे कुछ करना था। केल सूर्य महल का प्रवेश द्वार देख सकता था। युवा मास्टर केल, दूत के प्रभारी राजनयिक दाल्टारो आश्चर्य और खुशी से उनकी ओर हाथ हिला रहे थे। वह अपने बगल में युवराज को भी देख सकता था। उद्धरण चिन्ह ... आप? अल्बरू ने आश्चर्य से कहा जब उसने देखा कि केल तेजी से उनकी ओर आ रहा है, लेकिन केल ने जो अचानक कहा उसे सुनकर वह चुप हो गया। उद्धरण चिन्ह ... लानत है। केल ने फिर से चलना शुरू कर दिया। अल्बरू ने केल की हरकतों का अनुसरण किया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह अस्त व्यस्त सूर्य महल का प्रवेश द्वार देख सकता था। वहां दूत के कई सदस्य भी मौजूद थे। वे या तो साम्राज्य के प्रशासकों से बातचीत कर रहे थे या फिर प्रवेश द्वार से बाहर निकलते समय अपनी पहचान की जांच करवा रहे थे। उनमें से अधिकांश निम्न श्रेणी के प्रशासक थे। उच्च श्रेणी के प्रशासक सबसे पहले बच निकले। अल्बरू की नज़र सूर्य महल के एक पंख की ओर गई। क्या एक नौकर जो बाकी लोगों के साथ होना चाहिए था, विंग पर खड़ा था? पस्सस, उस नौकर का शरीर आग से ढका हुआ था। अरे यह क्या है? उन्होंने फिर चीख सुनी। जलता हुआ नौकर नहीं, शाही नौकर जिसने नौकर की पोशाक चुराई थी, पंख से चिपक गया। उसके हाथ से एक छोटा बम जमीन की ओर गिरा। केल को बिल्ली के शब्द याद आ गए। उद्धरण ... अब बहुत देर हो चुकी है। बम पहले ही जला देने चाहिए थे। ठीक है, बम पहले से ही जला हुआ था। मानव, अभी भी देर नहीं हुई है। राउंड के शब्द भी सही थे। केल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हवा उसके हाथ से तीर की तरह निकली। हवा के तीर में राउंड का जादू जुड़ गया।
ये रावण के जादू को साम्राज्य के तलवार मास्टर और वाइस टावर मास्टर से छिपाने का एकमात्र तरीका था। उफ! शाही सेवक जो पंख से चिपका हुआ था, केल की हवा के कारण गिर गया। धमाका! केल ने एक विस्फोट सुना और उसे महसूस हुआ कि जमीन हिलने लगी है। सूर्य महल के बड़े पंखों में से एक, जिस पर शाही सेवक फंसा हुआ था, उसके नीचे की जमीन हिल रही थी। विस्फोट पहले ही शुरू हो चुका था। मानव, क्या मैं अभी अपने आप जादू का उपयोग कर सकता हूं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि कोई तुम्हारे साथ है। तलवार मास्टर मेरे महान और शक्तिशाली जादू को पहचान लेगा। केल शाही राजकुमार को देख सकता था। तलवार मास्टर हुटेन भी उसके बगल में था। उनके पीछे अल्बेरू और डाल्टारो थे, जो दोनों उसकी ओर बढ़ रहे थे। केल ने अल्बेरू, डाल्टारो और बाकी दूतों की ओर देखा। उसी समय केल के सिर में एक आवाज गूंजी। क्या आप अपना बलिदान देने की कोशिश कर रहे हैं? बलिदान? क्या बकवास है! धमाका धमाका! दर्जनों बम फटे और विंग की नींव हिल गई। सूर्य महल के प्रवेश द्वार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे लोगों का दृश्य नरक जैसा लग रहा था। केल ने बोलना शुरू किया, मेरी सहायता करो। केल ने अपने हाथ आगे बाए। उसका शरीर हिलने लगा। उसके शरीर के चारों ओर लगी ढाल बहुत समय बाद पहली बार हिलने लगी। टुकड़े टुकड़े करना। पंख का बीच वाला हिस्सा जो हिल रहा था, टूट गया था। पंख का टूटा हुआ हिस्सा धीरे धीरे नीचे की ओर झुकने लगा। केल ने बोलना शुरू किया, हम इसका समर्थन करेंगे। ठीक है। यह उसी क्षण हुआ। अल्बेरू, जो कैल की ओर बढ़ रहा था, रुक गया। उसके मुंह से कैल का नाम निकला। केल हेनिट्यूस। अभी रात का समय था। अंधेरे के बीच में एक बड़ी चांदी की रोशनी दिखाई दी। वह चांदी की रोशनी कैले से उत्पन्न हुई थी। मैं उनके साथ शाही शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि वे अगले वाक्य में नियमित नौकरों से तुलना करते हैं। जो लोग प्रवेश द्वार से बाहर भाग रहे थे, वे अचानक रुक गए। जब उनके पीछे चल रहे लोगों ने उन्हें आगे धकेल दिया, तभी उन्होंने दोबारा चलना शुरू किया। लेकिन उनकी निगाहें एक ही क्षेत्र पर टिकी रहीं। रोआन राज्य के एक दूत ने बोलना शुरू किया, युवा मास्टर केल। उसकी नजर कैले पर टिकी थी। जल्द ही वह केल के हाथों से निकलने वाली चांदी की रोशनी की किरण का पीछा करने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने पहले भी वह चांदी की रोशनी देखी थी। ये प्लाजा आतंक की घटना के दौरान की बात है। उसे याद है कि उस समय भी उसने यही रोशनी देखी थी। ये प्रशासक उस घटना के दौरान वहां मौजूद था क्योंकि वह महल के लिए काम करता था। उसे वह ढाल और बड़े पंख याद आए जो रोआन साम्राज्य के नागरिकों को ढांके हुए थे। प्रशासक की निगाह आसमान की ओर उठ गई। उद्धरण चिन्ह ... वह अपने सिर के ऊपर एक हल्की सी चांदी जैसी रोशनी देख सकता था। बड़े पंखों की नोकें इस समय उसके सिर के ऊपर थीं। इस अत्यंत विशाल स्तंभ को वर्तमान में एक ही ढाल द्वारा सहारा दिया जा रहा था। ये टावर को उनके सिर पर गिरने से रोक रहा था। लेकिन यह एकमात्र काम नहीं था जो वह कर रहा था। ये टावर के नीचे रहने वाले लोगों की रक्षा कर रहा था, जो ढाल न होने पर दब गए होते। मैं बच गया। वे दो शब्द ही थे जिनके बारे में प्रशासक सोच रहा था। उसी समय किसी ने बोलना शुरू किया, उद्धरण चिन्ह ... मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। ये कैले हेनिट्यूस की आवाज थी। केल की टिप्पणी सुनकर अल्बरू को होश आया। उसने उस बड़ी ढाल को देखा जो मीनार को सहारा दे रही थी। ढाल के बाहर फैले हुए पंख मीनार को पकड़कर रखे हुए थे और उसे लोगों के ऊपर गिरने से रोक रहे थे। वे सब उस चमकदार ढाल पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि वे भूल गए थे कि यह सब एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। अल्बरू ने अपना सिर घुमाया। शाही राजकुमार आदिन। वह उसे दूर से देख सकता था। शाही राजकुमार केल को घूर रहा था। हालांकि अल्बेरू से नजर मिलते ही उसका हाव भाव बदल गया। युवराज आदिन के बदलते हाव भाव देख सकता था। वह खुश लग रहा था। यद्यपि उसके चेहरे पर उदासी थी, परंतु उसकी आंखों में प्रसन्नता झलक रही थी, क्योंकि महल का एक हिस्सा टूट रहा था और साम्राज्य के कुलीन तथा एक विदेशी राज्य के दूत किसी भी क्षण मर सकते थे। अन्य लोगों ने तो अपनी भौहें सिकोड़ने के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अल्बरू इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। अल्बेरू की नजर गहरी हो गई। हालांकि वे दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए थे। अल्बेरू ने बोलना शुरू करते हुए अपने चेहरे पर तत्परता का भाव बनाए रखा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं समझ गया। ड्यूक हुटेन। जी श्रीमान। शाही राजकुमार के आदेश पर ड्यूक हुटेन महल के प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। जादूगरों और कीमियागरों को जल्द से जल्द यहां आने का आदेश दो। अभी। हाँ महाराज, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करूंगा। शूरवीरों ने पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से चलना शुरू कर दिया।
अलबरू ने अपने आसपास के लोगों को भी आदेश दिए, जाओ और बाकी बचे दूत सदस्यों को जल्दी से भागने में मदद करो। दूसरे रईसों की मदद करो, नहीं, साम्राज्य के नागरिकों की भी भागने में मदद करो। महल के अंदर अभी भी रईसों से ज्यादा नौकर, नौकरानियां, संगीतकार और रसोइये थे। अलबेरू को याद आया कि शाही राजकुमार की नजर रईसों की बजाय नागरिकों पर थी। फिर उसने कुछ शूरवीरों को भी आदेश दिया, जाओ, पहरा दो, युवा मास्टर केल। हाँ महाराज। अलबेरू का आदेश सुनकर कुछ शूरवीरों ने जल्दी से केल की ओर दौड़ लगाए। फिर अलबेरू ने चुपचाप बेन और कोरा को आदेश दिया, जो भेष बदलकर आए डाक एल्वेस में से दो थे। बेन, उस नौकर पर ध्यान दो जो खंभे पर कूद गया, साथ ही शाही राजकुमार पर भी ध्यान दो। हाँ महाराज। कोरा, युवा मास्टर कैले के शयन कक्ष में जाओ और उन्हें बताओ कि क्या हुआ। उसने केल के रक्षक शूरवीरों को अपने साथ नहीं देखा। इसका मतलब शायद ये था कि केल ने उन्हें कुछ काम दिया था। अलबेरू ने तलवार के मास्टर चोई हान के बारे में सोचा। वह शाही राजकुमार एडिन की नज़र को अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने कोरा को यह आदेश दिया था, उद्धरण चिन्ह ... क्या मैं चोई हान निम को लेकर आऊं? नहीं, बस उसे बता दो कि क्या हुआ। हाँ महाराज। दोनों सचिव आगे बढ़ने लगे। अलबेरू कैल के पास चला गया। डाल्टारो ने अलबेरू को आते हुए देखते हुए सावधानी से बोलना शुरू किया, महाराज कृपया कहीं दूर चले जाइए। ये ठीक है, मैं समझता हूँ। डाल्टारो ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया और युवराज के पीछे खड़ा हो गया। फिर अलबरू ने केल की ओर देखा। वह देख सकता था कि केल का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। मूर्ख बेवकूफ। अलबरू ने इस चतुर किंतु मूर्ख व्यक्ति से बात करना शुरू किया। थोड़ा और रुको, साम्राज्य के जादूगर जल्द ही यहाँ आएंगे। लोग जल्दी से भाग रहे हैं। केल ने गहरी सांस छोड़ी। केल की गहरी आह सुनकर राज्य के शूरवीरों के होश उड़ गए। वे केल का पीला चेहरा देख सकते थे और साथ ही उसकी उंगलियों के सिरे भी सफेद होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं है। फिर उन्हें याद आया कि प्लाजा आतंक की घटना के दौरान क्या हुआ था। एक शूरवीर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली थी। उसे खून की खांसी हुई। फिर वह गिर पड़ा। वह लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा और खून की खांसी होने लगी। इसके बाद उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ होने की आवश्यकता पड़ी। केल के आसपास के लोग चिंतित दिखने लगे। हालांकि उस समय केल का मन काफी जोर से बोल रहा था, मानव, तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? कम से कम तुम्हें खून तो नहीं आ रहा? मानव, अभी मेरा दिमाग जल रहा है। हम फिर से लोगों को बचा रहे हैं। मानव, तुम कमजोर हो लेकिन फिर भी बहुत महान हो। गुस्सा कर देने वाला। हो सकता है कि केल एक बार फिर किसी को बचाने के विचार से प्रभावित हुआ हो, फिर भी वह राउन की ऊंची आवाज में बड़बड़ाहट पर नाराज होने लगा। मानव, अगर आपकी ताकत थका देने वाली हो तो उसका इस्तेमाल करना बंद कर दो। इसे ज्यादा मत करो, मैं ये खुद कर सकता हूँ। यदि आप ये काम अकेले करें तो दूसरे लोग क्या कहेंगे? यदि ढाल और पंखों के बिना भी मीनार खड़ी रहती तो तलवार मास्टर और शाही राजकुमार स्थिति पर सवाल उठाते। तलवार मास्टर शायद पहले से ही सोच रहा है कि मेरी प्राचीन शक्ति बहुत मजबूत है। रावण का निराकार मन और केल की प्राचीन शक्ति दोनों ही जादू से अलग थे। चूंकि वे दोनों ही प्रकृति द्वारा संचालित थे, इसलिए तलवार के मास्टर ड्यूक हुटिन को इसे समझने में मुश्किल होगी। यदि वह सोचता है कि मेरी प्राचीन शक्ति बहुत मजबूत है तो ये समस्याग्रस्त है। केल को चिंता थी कि ड्यूक हुटिन उसकी प्राचीन शक्ति को अधिक आंकेंगे। यही कारण था कि केल अधिकतम स्तर पर अविनाशी ढाल का उपयोग कर रहा था। इसके कारण चांदी की रोशनी पहले से कहीं अधिक चमकदार और स्पष्ट थी। लेकिन इससे केल के लिए इसे बनाए रखना मुश्किल हो गया। इस बार उसे वास्तव में हृदय की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। यह उस समय से भिन्न था जब उन्होंने प्लाजा में जादुई बमों से बचाव के लिए अल्पावधि के लिए इसका प्रयोग किया था। उद्धरण चिन्ह ... युवा मास्टर केल। डाल्टारो को केल के माथे पर पसीना दिखाई दे रहा था। वह महसूस कर सकता था कि ये कुछ मिनट उस युवा रईस की सहनशक्ति पर कितना भारी पड़ रहे थे। उसने उसी समय कुछ शोर सुना। डाल्टारो को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। जादूगर और कीमियागर यहाँ है। उन्होंने इसकी सूचना युवराज को दी, जिन्होंने तुरंत महल के प्रवेश द्वार की ओर मुड़कर देखा, जहां ड्यूक हुटिन और दूत के एक शूरवीर ने कुछ संकेत भेजे थे। आधे जादूगरों ने टावर के पास जमीन पर जादू का प्रयोग किया। कीमियागरों ने एक अज्ञात तरल पदार्थ को जमीन पर फेंका। आकाश में मौजूद जादूगरों के दूसरे आधे हिस्से ने एक ढाल बनाई। क्लैंग। 20 जादूगरों ने केल की ढाल के ऊपर ढाल डाली। उसी समय टावर के पास की जमीन हवा में उछल गई।
इस मिट्टी के स्तंभ को बनाने के लिए कीमियागरों और जादूगरों ने मिलकर काम किया था। खंभा हवा में ऊपर की ओर बढ़ता रहा और इस प्रक्रिया में तेज आवाजें करता रहा। केल की ढाल को सहारा देने के बाद खंभा रुक गया। कीमियागरों का नेता चिल्लाने लगा, दूसरी सहायता प्रक्रिया शुरू करें। कीमियागरों ने खंभे के चारों ओर अजीब दिखने वाली काली रस्सियां बांधनी शुरू कर दी। जैसे जैसे अधिक से अधिक काली रस्सियां उसके ऊपर रखी गईं, कमजोर मिट्टी का खंभा मजबूत होने लगा। एक जादूगर और ड्यूक हुटेन ने केल की ओर चिल्लाकर कहा, जो ये देख रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। समर्थन के लिए तैयार। युवा मास्टर केल, अब आप रुक सकते हैं। ड्यूक ने बहुत जोर से चिल्लाया ताकि हर कोई उस व्यक्ति का नाम सुन सके। सबकी नजरें उस व्यक्ति की ओर मुड़ गईं। पस्सस, चांदी की रोशनी जो सूर्य महल से भी अधिक चमक रही थी, तुरंत गायब हो गई। धमाका, टावर ढाल और ढाल को सहारा देने वाले मिट्टी के खंभे पर गिर पड़ा। उफ उफ, सभी जादूगर जिन्होंने ढाल डाली थी, कराह उठे। केवल उच्च श्रेणी के जादूगरों ने हल्की कराह निकाली। उन्हें कराहते हुए सुनकर सबको याद आ गया कि अभी क्या हुआ था। केल बिना एक भी कराह के दृढ़ खड़ा था। उनकी निगाहें केल की ओर मुड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। खांसी, केल ने खांसते समय अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसकी खांसी इतनी तेज थी कि उसका पूरा शरीर लड़खड़ा गया। युवा मास्टर केल, डाल्टारो ने आश्चर्य से उसे पुकारा। वह केल के हाथों में खून देख सकता था, हालांकि केल का शरीर जमीन पर नहीं गिरा। केल, क्या तुम ठीक हो? अल्बेरो ने केल को सहारा दिया और उसे गिरने से बचाया। उसकी नजर केल पर थी जिसका सिर नीचे की ओर देख रहा था। केल ने सिर झुकाकर सोचना शुरू किया। बहुत ताजगी भरा। अधिक समय तक खांसने के कारण उनकी हथेलियां पिछली बार की तुलना में अधिक झुनझुनी महसूस कर रही थीं, हालांकि एक बार खांसने के बाद उनके शरीर में बेहतर महसूस हुआ। हृदय की जीवन शक्ति सचमुच सर्वोत्तम है। केल सोच रहा था कि हृदय की जीवन शक्ति सबसे अच्छी प्राचीन शक्ति है जो उसने प्राप्त की थी। उस समय उसने अपने सिर में एक आवाज सुनी, आप अपना बलिदान क्यों नहीं देते? सुपर रॉक की आवाज सुनकर वह कांप उठा। फिर जो हुआ उसे सुनकर वह सिहर उठा। योजक चिन्ह ... मैं तो बस साम्राज्य को नष्ट करना चाहता था। ये ब्लैक ड्रैगन था, राउन। योजक चिन्ह, हालांकि मैं रुक जाऊंगा क्योंकि आप उस समय की तुलना में बेहतर स्थिति में प्रतीत होते हैं जब आपने अग्निवज्र का उपयोग किया था। उद्धरण ... मुझे अपने कमरे में वापस आते ही राउन को बताना होगा कि मैं ठीक हूं। केल ने सोचा कि राउन को अब तक पता चल गया होगा कि वह ठीक है, भले ही उसे खून की खांसी आ रही हो। हालांकि वह हर बार चोट लगने पर राउन की क्रूर प्रतिक्रिया से हैरान रह जाता था। क्या वह सिर्फ खून देखकर ही इस तरह प्रतिक्रिया करता है? कैल समझ नहीं पाया कि 5 वर्षीय ड्रैगन के दिमाग में क्या चल रहा था। तभी कैल ने अल्बेरू की आवाज सुनी, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? केल को लगातार कंधे उचकाते देख अल्बेरू अपनी चिंता छिपा नहीं सका। केल हेनिट्यूस का निडर होकर कांपना स्वीकार करना मुश्किल था। बेशक सुपर रॉक और राउन की टिप्पणियों के कारण केल कांप रहा था, लेकिन बाकी सभी ने सोचा कि यह शक्ति के प्रयोग के कारण हुआ झटका था। अल्ब्रू ने यह देखकर भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी कि वह गुंडा जो हमेशा उसे व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब देता था, चुप हो गया। फिर उसने केल की कमजोर आवाज सुनी, दूत, अहम। उसकी आवाज सामान्य नहीं लग रही थी क्योंकि उसने अभी अभी जोर से खांसा था। हालांकि वह जल्द ही सामान्य रूप से बोलने लगा। क्या दूत में सब ठीक है? केल ने धीरे से अपना सिर उठाया। स्वस्थ लेकिन थोड़ा भूखा कैली राजकुमार की भौहें सिकुड़ता हुआ देख सकता था। उस भाव को देखकर कैली का चेहरा सख्त हो गया। उद्धरण चिन्ह ... क्या उन्हें चोट लगी? अल्बरू ने केल के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। तुम पागल हो? हाँ। वह क्या कहना चाह रहा था? केल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि युवराज उसे पागल कहने ही वाले थे, लेकिन उन पर टिकी सभी निगाहों को देखकर वह रुक गए। अल्बरू ने कैले को जमीन पर बैठने में मदद की और फिर उसे एक रुमाल दिया। पहले अपने मुंह से खून पोंछ लो। केल ने जल्दी से खून पोंछना शुरू कर दिया, जिसे वह भूल गया था क्योंकि उसे दर्द नहीं हो रहा था। इससे क्राउन प्रिंस की भौहें और भी सिकुड़ गईं और वह बोलते रहे। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन कुल मिलाकर सभी ठीक हैं। ये राहत की बात है। अल्बरू ने एक हाथ से अपनी आंखें साफ की और मुंह पर लगे खून को पोंछते हुए केल की प्रतिक्रिया को देखा। केल को इसकी परवाह नहीं थी, वह इधर उधर देखने लगा। उनके आसपास केवल अल्बेरू के निजी शूरवीर और डाल्टारो ही थे। केल ने बोलना शुरू किया, महाराज, आप इस समय मध्यम श्रेणी या निम्न श्रेणी के कुलीनों के पास जाने के बारे में क्या सोचते हैं?
यदि युवराज अन्य राजकुमारों के गुटों के मध्यम और निम्न श्रेणी के कुलीनों पर नजर रखेंगे तो उनकी वफादारी डगमगाने लगेगी। इस बात की पूरी संभावना थी कि वे कुलीन लोग युवराज को अन्य राजकुमारों की तुलना में अधिक बड़ा समझते। केल की टिप्पणी सुनकर अल्बेरू के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। वह अवचेतन रूप से चिल्लाने लगा, ऐसा कुछ कहने से पहले अपनी हालत तो देखो। तुम स्टू, हाँ। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार वह मुझे बेवकूफ कहने वाला था। केल जमीन पर बैठा रहा और खून पोंछता रहा और अल्बेरू की तरफ देखता रहा। डाल्टारो ने बातचीत में हस्तक्षेप किया। वह बहुत गंभीर था। महाराज, हमारे युवा मास्टर कैले सही कह रहे हैं। कृपया युवा मास्टर कैले को हमारे पास छोड़ दें। आपको अभी दूसरों को सांत्वना देने जाना होगा। मैं युवा मास्टर कैले को सुरक्षित रूप से उनके कमरे में वापस भेजने की पूरी कोशिश करूंगा। डाल्टारो की टिप्पणी सुनने के बाद केल को किसी कारण से संदेह हुआ, लेकिन अल्बेरू को सिर हिलाते देखकर उसने चुप रहने का निर्णय लिया। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, मैं ऐसा करूंगा। अल्बेरू ने सहमति जताई और ऐसा लगा कि वह बाकी दूत की दिशा में मुड़ने वाला है। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि कैले की ओर अपना हाथ बढ़ाया। क्या आप खड़े हो सकते हैं? कैल ने अल्बेरू के सवाल का जवाब देने के बजाय खड़े हो गए। कैल को खुद खड़ा देखकर शूरवीरों ने अपनी तलवारें कस ली। खड़े होने के बाद कैल ने सिर्फ अल्बेरू से हाथ मिलाया। फिर वह अल्बेरू के पास गया। अल्बेरू ने उसे गले लगा लिया जैसे कि यह सामान्य बात हो। इससे लोगों को वह दृश्य याद आ गया जब रोआन किंगडम के प्लाजा टेरर इंसिडेंट के बाद केल और क्राउन प्रिंस गले मिले थे। शूरवीरों और डाल्टारो ने अपनी भावनाओं को दबाने से पहले एक कदम पीछे हट गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विदेशी साम्राज्य में उन्हें ऐसी भावनाएं महसूस होंगी। उन्हें गले मिलते देखकर उन्हें लगा कि अब वे आराम कर सकते हैं। केल ने धीरे से बात की ताकि केवल अल्बेरू ही सुन सके। महाराज, आप साम्राज्य से इनाम मांगेंगे, है ना? चलो हम वह सब कुछ ले लें जो हम ले सकते हैं। ओह, और मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। हाँ हाँ हाँ, युवराज हंस पड़े। वह नहीं बदला है। खुशी है कि तुम ठीक हो। जब केल ने ये कहा तो उसका यही आशय था। यही कारण था कि अल्बेरू के पास कैले पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने भी धीमी आवाज में जवाब दिया ताकि केवल केल ही सुन सके। मुझसे इतनी स्पष्ट बात पूछने की कोई जरूरत नहीं है। केल ने धीरे से ठहाका लगाया। अल्बेरू के जवाब में जो भावनाएं थीं, उसके कारण ही वह सब कुछ लेने जा रहा था जो वे ले सकते थे। उनकी आवाज में राहत थी कि दूत सुरक्षित है, साथ ही गुस्सा भी था कि उन्हें ऐसा अनुभव करना पड़ा। यही कारण था कि केल युवराज को रोआन साम्राज्य का अगला राजा बनाने के लिए दबाव डालने से खुद को नहीं रोक सका। इसके अलावा रोआन साम्राज्य के युवराज और एक कुलीन व्यक्ति के बेटे का एक दूसरे को गले लगाना और राहत की सांस लेकर हंसना कुछ ऐसा दृश्य था जिसने लोगों का ध्यान खींचा। युवा मास्टर केल, क्या आप ठीक हैं? हालांकि केल और अल्बेरू की निगाहें निकट आ रहे शाही राजकुमार एडिन की ओर तेज थीं। केल एक बार फिर न्याय के एक घायल कुलीन व्यक्ति की तरह कार्य करने के लिए तैयार था। केल ने शाही राजकुमार एडिन से नजरें मिलाईं और बात करना शुरू कर दिया। मैं ठीक हूं, महाराज। केल को कोई चोट नहीं लगी थी क्योंकि वह अभी भी सीधा खड़ा था। हालांकि हर कोई उसके हाथ में खून से सना हुआ रुमाल देख सकता था, साथ ही उसे पकड़े हुए उसके कांपते हाथ भी देख सकता था। उसके चेहरे पर एक क्षीण मुस्कान भी थी। वह बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। उसी क्षण केल ने बोलना शुरू कर दिया, क्या बाकी सब ठीक है? आह! शाही राजकुमार के साथ आए प्रशासकों में से एक ने गहरी सांस ली। एडन ने कुछ देर के लिए केल को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी निगाह थी जिसमें कोई परवाह या गर्मजोशी नहीं दिख रही थी। एडन के चेहरे पर अचानक कृतज्ञता और चिंता दोनों झलकने लगीं और उसने फिर से कैले से नजरें मिलाईं। हाँ, आपकी बदौलत सब ठीक है। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं लिखती। अच्छा, ऐसा है। मामूली चोटें शब्द सुनकर केल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उसकी निगाह शाही राजकुमार से हटकर जादूगरों और कीमियागरों की ओर गई। उन्होंने ये देखकर बोलना शुरू किया कि वे टावर को सहारा दे रहे हैं। सब ठीक होना चाहिए, है ना? ये टावर अब ठीक हो जाना चाहिए, है ना? एडन ने केल को उत्साहपूर्वक जवाब दिया, जो अंत तक अपनी चिंता दर्शाता रहा। ये ठीक हो जाएगा। इससे केल ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया और फिर ऊपर देखा। उसने अपने थोड़े उलझे हुए बालों को पीछे धकेला। उसकी उंगलियों के सिरे कांप रहे थे। शाही राजकुमार ने केल के कांपते हाथों को ध्यान से देखा। उसी समय युवराज ने उनकी बातचीत में हस्तक्षेप किया। तुम्हारा हाथ बहुत कांप रहा है। पिछली बार से भी ज्यादा बुरा हाल है। नहीं महाराज, मैं ठीक हूँ।
केल ने अल्बेरू की ओर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अल्बेरू की भौहें तन गईं। ठीक है, पिछली बार जब तुमने ऐसा किया था तो तुम्हें कुछ महीनों तक आराम करना पड़ा था। तुम्हें खून की खांसी इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारा शरीर अंदर से टूट रहा है। उद्धरण आंतरिक टूटन, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? केल इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे अल्बेरू के शब्दों के चयन के बारे में कुछ करना चाहिए, तभी अचानक किसी ने उसकी बांह पकड़ ली। वह डाल्टारो था। जब वे शाही राजकुमार के सामने थे तो उन्होंने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि यह अभी भी इतना तेज था कि दूसरे लोग सुन सकें। आपको इस तरह खड़े होने के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। युवा मास्टर केल, अब आराम करना ठीक है। डाल्टारो की आंखें चिंता और गर्व की भावना से चमक रही थीं। ऐसी नजर देखकर केल को संदेह हुआ, लेकिन उसने अभी के लिए साथ खेलने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह। लेकिन शाही राजकुमार एडेन, जो चुपचाप उसे देख रहा था, ने बोलना शुरू कर दिया जब केल ने कुछ कहने की कोशिश की। सब ठीक हो जाएगा, हम यहाँ से सब कुछ संभाल लेंगे, इसलिए तुम जाकर थोड़ा आराम कर सकते हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई कठोर आदेश दे रहा हो। ये कुछ ऐसा था जो साम्राज्य में और शाही महल में भी हुआ था। वह सख्ती से केल से कह रहा था कि साम्राज्य बाकी सब संभाल लेगा और केल को इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। केल ने कुछ बार अपना मुंह खोला और बंद किया, लेकिन जब अल्बेरू ने बोलना शुरू किया तो उसने कुछ नहीं कहा। मैं भी उसमें शामिल हूं, हम जिसकी आप बात कर रहे हैं, है न? अल्बेरू एडिन को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि रोआन साम्राज्य का दूध भी इसमें शामिल था। शाही राजकुमार ने अपनी अनोखी गर्मजोशी भरी मुस्कान बिखेरने से पहले कुछ देर तक अल्बेरू की ओर देखा। बिल्कुल, हालांकि अल्बेरू अंदर ही अंदर उनका उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। एडन चिंतित भाव से केल और अल्बेरू को देख रहा था, लेकिन उसने इस घटना के लिए कभी माफी नहीं मांगी थी। वह केवल इतना ही कहेंगे कि ये दुख की बात है कि आधिकारिक घोषणा में भी ऐसा कुछ हुआ। शाही राजकुमार ने रोआन साम्राज्य के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। वह ये था कि पश्चिमी महाद्वीप के एकमात्र साम्राज्य मोगोरू साम्राज्य ने रोआन साम्राज्य के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, वह औसत से नीचे माना जाता था। क्राउन प्रिंस अल्बेरू ने उस व्यवहार को फिलहाल स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने आगे बढ़कर आज के हीरो के कंधे पर थपथपाया। जाओ, मैं अपने निजी चिकित्सक को बुलाकर तुम्हारी जांच करवाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केल ने अल्बेरू को साम्राज्य के एक डॉक्टर को उसके साथ चिपके रहने से रोकने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने अल्बेरू के शूरवीरों में से एक से समर्थन स्वीकार कर लिया और सूर्य महल से दूर जाने लगा। कई लोगों ने देखा कि केल को शूरवीर का सहारा मिलते हुए धीरे धीरे दूर जाना पड़ा और फिर वह तेजी से अपने काम पर लौट गया। वह एक अराजक रात थी। कैले के लिए भी यही स्थिति थी। जैसे ही डार्क एल्फ, जो कि युवराज का निजी चिकित्सक था, कमरे से बाहर निकला तो कुछ अलग अलग लोगों ने उसे घेर लिया। उद्धरण चिन्ह। यह क्या है? केल देख सकता था कि गोल्ड ड्रैगन एरोहाबेन उसे अजीब भाव से देख रहा था। एरोहाबेन ने जीभ चटकाने से पहले केल के शरीर का अच्छी तरह से निरीक्षण किया था। टस्क, कितना बदकिस्मत इंसान है। केल ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया क्योंकि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। राउन बिस्तर पर बैठा हुआ उसे ऐसे देख रहा था जैसे कमरे में सिर्फ वे ही हों। राउन की नज़र से केल को अजीब लगा, इसलिए उसने एक बार फिर अपना सिर घुमाया। इस बार उसे चोई हान दिखाई दिया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है? चोई हान अपनी तलवार की मूठ को छू रहा था और कुछ सोच रहा था। खटखट खटखट, तलवार म्यान से थोड़ा बाहर निकली और फिर वापस अंदर चली गई। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। केल को अचानक ठंड लगने लगी और वह बोलने लगा। वे कहाँ हैं? हिल्समैन और कैट नाइट। केल उनके स्थान के बारे में पूछ रहा था। चोई हान कैल के बेडरूम से जुड़े बाथरूम में गया। फिर उसने दरवाजा खोला। चीख! जैसे ही दरवाजा खुला, केल ने हिल्समैन को अंदर देखा। वापस आते समय तुमने क्या किया? केल ने हिल्समैन को देखा, जो पत्तियों और गंदगी से ढका हुआ था। बिल्ली और 2 खाली औषधि की बोतलें हिल्समैन की बाहों में थीं। उसे यहाँ लाओ। केल ने अपनी उंगली हिलाई और हिल्समैन बिल्ली के साथ उसके पास पहुंचा। बिल्ली नाइट एक तीक्ष्ण निगाह से केल को देख रहा था। कैट को देखते ही केल ने बोलना शुरू कर दिया। सर रेक्स। बिल्ली झेप गई। हिल्समैन ने रेक्स को केल के बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेक्स को वहीं बैठकर केल की बातें सुननी पड़ी। महल नहीं गिरा। बिल्ली ने अपने नुकीले दांत दिखाए और फिर वे तुरंत गायब हो गए। तुम्हारे दोस्त ने खुद को आग लगा ली, लेकिन वह बच गया। और फिर उसे पकड़ लिया गया। रेक्स ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी।
केल को इसकी परवाह नहीं थी, वह बिस्तर के सिरहाने पर पीठ टिकाकर बोलता रहा। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। क्या आप शराबी अल्केमिस्ट को जानते हैं? बिल्ली चौंकी। बेशक वह उस अल्केमिस्ट के बारे में जानता था। वह एक अच्छे आदमी के रूप में जाना जाता था और रेक्स ने उससे कुछ बम भी खरीदे थे। क्या वह व्यक्ति उसके लिए काम कर रहा है? केल ने रेक्स की प्रश्नवाचक निगाहों की ओर देखा और बोलना जारी रखा। सर रेक्स, वह अल्केमिस्ट कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पड़ोस झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को खाना देता है। चोई हान आपको उसके पास ले जाएगा। आपका परिवार और आपके संगठन के बाकी लोग पहले से ही छिपे हुए हैं, है ना? केल को पूरा यकीन था कि इस घटना के शुरू होने से पहले ही वे छिप गए होंगे। हालांकि शाही राजकुमार एक दिन में ही उन्हें ढूंढ लेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि तुम किस स्तर पर काम कर रहे हो। चोई हान की मदद से सभी को ठीक से छिपाओ। रेक्स ने तुरंत कईल को जवाब देने में संकोच किया। उसने उस पल एक बार फिर कईल की आवाज सुनी। क्या बात है? क्या तुम सोच रहे हो कि जब तुम्हारे दोस्तों को प्रताड़ित किया जाएगा और मार दिया जाएगा तो तुम अकेले नहीं बच पाओगे? उद्धरण चिन्ह ... वह इसे ठीक से करो। केल की बात सुनकर रेक्स चुप हो गया। केल पर एक अज्ञात दबाव का भाव महसूस किया जा सकता था। मैं अल्केमिस्ट्स के बेल टॉवर को नष्ट करने की योजना बना रहा हूं। मैं साम्राज्य के अगले सम्राट को एडिन नाम भी नहीं रखने दूंगा। पवित्र युवती की कहानी सुनने के बाद उसके मन में यही विचार आए। केल ने रेक्स पर ध्यान दिया, जो उसकी योजना के मुख्य खिलाड़ियों में से एक था। रीस टेकर अल्केमिस्ट्स के नए नेता होंगे। रेक्स नागरिकों का केंद्र होगा। वह उस विद्रोह का नायक होगा जो लोगों को बचाएगा। ऐसा किसी भी तरह संभव नहीं है। रेक्स ने अपना सिर हिलाया। केल हंसा और बोलना शुरू किया। क्या तुम यहाँ उस ड्रैगन को नहीं देख सकते? रेक्स अचानक बोल नहीं पाया। उसने अब तक ब्लैक ड्रैगन को नहीं देखा था। फिर केल ने बोलना जारी रखा। चोई हान, जो आपको मलिन बस्तियों में ले जाएगा, एक तलवार मास्टर है। रेक्स ने धीरे से चोई हान की ओर देखा। चोई हान ने धीरे से अपनी आभा बढ़ाई। इसके अलावा साम्राज्य में जो नया नायक आएगा वह आपकी मदद करेगा। उद्धरण चिन्ह ... एक नया हीरो। रेक्स ने केल की ओर देखा। केल ने अपनी उंगली ऊपर उठाई। मुझे। फिर उसने खुद की ओर इशारा किया। रेक्स उलझन में था। हालांकि केल ने कुछ भी गलत नहीं कहा। साम्राज्य गिरते हुए टॉवर की इस घटना को छिपा नहीं पाएगा। बहुत से लोगों ने इसे देखा था। उन्हें यह तथ्य भी छुपाना था कि किसी ने अल्केमिस्ट्स बेल टॉवर के वाइस टॉवर मास्टर की हत्या करने की कोशिश की थी। नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए उन्हें कुछ और चाहिए था। वहां मौजूद हर कोई जानता होगा कि कईल ही वह व्यक्ति था जिसने टावर को गिरने से बचाया था। कईल खुशी खुशी उस मनोरंजन का हिस्सा बनने की योजना बना रहा था। मैं शायद कल सुबह तक हीरो बन जाऊंगा। साम्राज्य के नागरिक भी शायद मुझे काफी पसंद करेंगे। एरोहाबेन ने सवालिया अंदाज में कैले की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राउन ने जोर से अपना सिर हिलाया। रेक्स सबकी ओर देख रहा था। फिर उसने केल का अगला कथन सुनने के बाद अपना सिर झटके से केल की ओर घुमाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने सभी को बचाया। इस बार केल अपनी संलिप्तता छिपाने की योजना नहीं बना रहा था। उसने बिल्ली से बात की। सर रेक्स, कोई नहीं मरा। आह! रेक्स ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा उदास हो गया, लेकिन केल यह नहीं बता सका कि उसे राहत मिली या निराशा। सर रेक्स, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर केल ने रेक्स से नजर हटाकर चोई हान की ओर देखा। चोई हान ने अपना सिर हिलाया और अभी भी घायल कैट को उठा लिया। रेक्स चुपचाप केल का निरीक्षण करता रहा। रेक्स, जब अवसर तुम्हारे सामने हो तो उसका लाभ उठाओ। अवसर, उस शब्द ने रेक्स को बोलने के लिए अपना मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन केल के अगले शब्दों ने उसे बिना कुछ कहे अपना मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया। और आज जो कुछ हुआ उसके बारे में अपने मुंह पर लगाम लगाओ। केल ने ये कहते हुए रेक्स पर अपना डोमिनेटिंग ऑरा केंद्रित किया। फिर उसने देखा कि रेक्स कुछ भी कहने में असमर्थ है, तो उसने अपनी नजर चोई हान की ओर घुमाई। बिल्लोस के लिए। केल ने एक ज्ञापन चोई हान को दिया, जिसने उसे अपनी जेब में रख लिया। मुझे जल्द वापस आना है। अच्छा, सुबह से पहले वापस आ जाओ। चोई हान खिड़की से बाहर निकलते समय कुछ नहीं बोला। केल चुपचाप चोई हान को दूर से गायब होते देखता रहा। टैप टैप, उसके हाथ पर आगे का पंजा थपथपा रहा था। क्या? केल ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बोलना शुरू कर दिया। ब्लैक ड्रैगन ने जवाब दिया। नीचे रख दे। केल लेट गया। राउन ने कंबल को केल की गर्दन तक खींच लिया। एरोहाबेन अविश्वास में आहें भरता रहा। राउन ने सुनिश्चित किया कि केल ने बोलना शुरू करते समय उसे लपेट लिया हो। गोल्डी दादाजी तुम्हें दूध पिलाएंगे।
मैं चोई हान के पीछे जाऊंगा। अगर मैं उसके साथ जाऊं तो और भी अच्छा रहेगा। रावण ने अपनी छाती फुला ली, मानो वह कह रहा हो, बस इसे मुझ पर छोड़ दो। केल ने बोलना शुरू किया, बस मेरे पास रहो। उसे बुरा लग रहा था कि अगर रावण भी चला गया तो चीजें और भी जटिल हो जाएंगी। चोई हान और बिल्लोस का संयोजन काफी अच्छा था। बिल्लोस चुपके से काम करने में प्रतिभाशाली था। रावण ने एक क्षण के लिए भौहें सिकुड़ी, फिर अपनी आंखें खोलकर पूछा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं? हाँ, केल ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी, क्योंकि वह आलसी महसूस कर रहा था और रावण के होंठ फड़कने लगे और वह केल के बगल में एक गेंद की तरह लुढ़क गया। फिर केल धीरे धीरे सो गया। उसके शयनकक्ष के बाहर बहुत शोर था, लेकिन यह उसका कोई काम नहीं था। अगली सुबह जैसे ही केल जागा, वह चौंक गया। ब्लैक ड्रैगन राउंड अब दिखाई नहीं दे रहा था। एरोहाबेन, हिल्समैन और चोई हान वहां खड़े थे और पिछली रात से साफ दिख रहे थे। आप इतने हैरान क्यों हैं, हमारे प्यारे युवा स्वामी केल? युवराज अलबरू बिस्तर के ठीक बगल में कुर्सी पर बैठे थे। महाराज, आप वास्तव में राज्य के सितारे हैं, यहाँ तक कि जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो आप पहली चीज होते हैं जिसे मैं देखता हूँ। पर्याप्त। अल्बेरू ने उसे बीच में ही रोक दिया और केल ने अपना शरीर ऊपर उठाने से पहले चुप हो गया। फिर उसने फिर से अल्बेरू की आवाज सुनी, लगता है तुम्हें पदक मिलना जरूरी है। अल्बेरू ने देखा कि कईल की बातें सुनकर वह झिझक रहा था। अल्बेरू को याद आया कि कैसे रोआन किंगडम के प्लाजा टेरर इंसिडेंट के बाद भी कईल को कोई पदक या शक्ति नहीं चाहिए थी। यही कारण है कि उन्होंने जल्दी से इसमें जोड़ दिया। बेशक पदक के अलावा पैसे जैसे पुरस्कार भी हैं। साम्राज्य को वर्तमान में कल रात जो कुछ हुआ उससे ध्यान हटाने के लिए एक रास्ता चाहिए। अल्बरू ने बात करना बंद कर दिया और केल की ओर देखा। तुम खुश लग रहे हो। केल ने सुबह का स्वागत खुशी के साथ करते हुए बोलना शुरू किया। महाराज, क्यों न हम इसे बड़ा बनाएं और एक पदक समारोह आयोजित करें? क्या सिर्फ महानुभाव? केल ने बोलते हुए धीरे धीरे एक एक करके अपनी उंगलियां ऊपर उठाईं। न्यायप्रिय कुलीन व्यक्ति जो कमजोर तो है लेकिन न्याय की भावना प्रबल है और कमजोरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार है। उसे पहचान या राष्ट्रीयता की परवाह नहीं है और उसके पास एक मजबूत और सुंदर प्राचीन शक्ति है। अल्बरू केल की आंखों में ताजगी देख सकता था। केल ने धीरे धीरे बोलना जारी रखा। महाराज, मैं साम्राज्य के लोगों का नायक बनना चाहता हूँ। अल्बरू ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। क्यों? उन्होंने सबसे पहले केल से इसका कारण पूछा। वह देख सकता था कि केल हेनिट्यूज उससे बिस्तर के पास आने के लिए इशारा कर रहा था। वह उसका मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन चूंकि केल एक मरीज था इसलिए उसने उसके साथ खेलने का फैसला किया। केल ने अपना शरीर युवराज की ओर झुकाया और उसके कान में फुसफुसाया। सर रेक्स ने हमारे साथ जुड़ने का फैसला किया है। रेक्स? अल्बेरू को याद नहीं आ रहा था कि वह कौन था। हालांकि केल के लाल बाल देखकर उसे रेक्स की याद आ गई। अल्बेरू ने केल की ओर देखा। तुम पागल कमीने हो। वह कसम खाने से खुद को नहीं रोक सका। उसके बगल में बैठा डार्क एल्फ कोरा झेप गया, लेकिन केल के रक्षक शूरवीरों के चेहरों पर भाव देखकर वह सामान्य हो गया। क्यों? अल्बेरू को एक बार फिर पूछते हुए सुनने के बाद केल ने जवाब दिया। मुझे यकीन है कि सर रेक्स के बारे में कुछ जानकारी कम से कम राजधानी के रईसों तक फैल गई होगी। अल्बेरू ने सिर हिलाया। उसके जैसे विदेशी को भी रेक्स नामक शूरवीर के बारे में जानकारी मिली थी। अल्बेरू को वह जानकारी याद आ गई जो उसे दी गई थी। वह मूलतः झुगी झोपड़ियों का रहने वाला एक शूरवीर था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, झुगी झोपड़ियां। केल ने अल्बेरू की धीरे धीरे बन रही विचारधारा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो अल्केमिस्ट्स बेल टॉवर से बच निकला है और सच्चाई जानता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, हमें उससे बचाना होगा, केल ने जल्दी से कहा। मैंने उसे पहले ही बचा लिया है। केल ने अल्बेरू को गहरी सोच में डूबते हुए देखा। अल्बेरू को दिव्य वस्तुओं के बारे में पता नहीं था, हालांकि वह बाकी अधिकांश चीजों के बारे में जानता था। संत और पवित्र युवती, कीमियागर जो बेल टॉवर का हिस्सा नहीं है। केल ने अल्केमिस्ट्स के बेल टॉवर और साम्राज्य की योजनाओं के बारे में उनसे सीखा था। यही कारण था कि अल्बेरू ने तुरंत सर रेक्स के महत्व को समझ लिया। अल्बेरू ने बोलना शुरू किया। उस व्यक्ति का आपके हीरो बनकर आगे बढ़ने से क्या लेना देना है? क्या आपको सुर्खियों में रहना पसंद नहीं है? अल्बेरू जिस कैले को जानता था उसे ध्यान का केंद्र बनना पसंद नहीं था। केल ने इसे स्वीकार किया। मैं निश्चित रूप से इससे नफरत करता हूं। अगर आप ध्यान का केंद्र हैं तो आप पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आप लोगों के सामने कैसे पेश आते हैं।
भले ही केल एक ऐसा व्यक्ति था जो इस बात की परवाह नहीं करता था कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, लेकिन सुर्खियों में न रहना एक शांत और आलसी जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका था। हालांकि इस बार सब ठीक था। केल ने अलबरू को उत्तर दिया, जो उसकी ओर देख रहा था। लेकिन इस बार सब ठीक है। मैं भविष्य में ऐसे नायकों को आगे लाने की योजना बना रहा हूं जो लोगों को मेरा नाम भूल जाने पर मजबूर कर देंगे। हाँ, अलबरू ने अपने हाथ से उसका चेहरा साफ किया। मुझे लगता है कि आप रेक्स को भी हीरो बनाने की योजना बना रहे हैं। केल मुस्कुराने लगा। हम लोगों का राजघराने और रईसों पर से भरोसा खत्म कर देंगे। क्या हमें उनकी जगह लेने के लिए कोई नहीं चाहिए? अलबरू ने कुछ नहीं कहा। वह केल की भावनाओं से सहमत था। झुगी झोपड़ियों से एक शूरवीर, साथ ही वह व्यक्ति जिसने अंधेरे में छिपे सत्य को उजागर करने के लिए वाइस टॉवर मास्टर पर हमला किया। अलबेरू की निगाहें कैले की नजरों के समान हो गईं। अच्छा, बहुत अच्छा। वह वर्तमान स्थिति से संतुष्ट थे। जब तक रेक्स पकड़ा नहीं जाता, उन्हें बहुत लाभ होगा। मुझे यकीन है कि यह बदमाश उसे कहीं ऐसी जगह नहीं रखेगा जहां वह पकड़ा जाए। केल ने रेक्स को कहां रखा है, इस बारे में पूरी जानकारी दी होगी। अलबेरू ने बोलना शुरू किया। मेरे लिए ये तभी फायदेमंद होगा जब आप पदक जीतेंगे और लोकप्रिय हो जाएंगे। रोआन राज्य के दूत के प्रति साम्राज्य का व्यवहार पहले से बहुत बेहतर हो गया था। ऐसा कल रात की घटना के कारण हुआ। साम्राज्य ने अपने उच्च श्रेणी के कुलीनों पर ध्यान केंद्रित किया था और निम्न श्रेणी के कुलीनों, जिनमें निम्न श्रेणी के दूत सदस्य भी शामिल थे, का ध्यान नहीं रख सका। इसके अलावा उन्हें वाइस टावर मास्टर की हत्या के प्रयास की खबर को भी रोकना था। यही कारण था कि उन्होंने कैले के बारे में जानकारी बाहर आने से नहीं रोका। चूंकि यह ऐसी बात थी जो किसी भी तरह से सामने आ सकती थी, इसलिए उन्हें एक विदेशी सरदार के कार्यों को, जो साम्राज्य पर सबसे कम प्रभाव डालते, सबसे बड़ा ध्यान केंद्रित करने में कोई समस्या नहीं हुई। इसके कारण केल की हरकतें जंगल की आग की तरह फैल गईं। यद्यपि वह एक विदेशी कुलीन था, फिर भी तथ्य यह है कि उसने रोअन साम्राज्य के प्लाजा आतंकी घटना को रोका था, और तथ्य यह है कि विपर साम्राज्य के साथ युद्ध के बाद से उनके पास कोई अच्छी खबर नहीं थी, जिससे ये साम्राज्य के लिए एक महान कहानी बन गई। अलबरू उठ गया। उसे बहुत काम करना था, कुछ आराम मिलना। हाँ महाराज। केल ने अपना सिर हिलाया और वापस लेट गया। केल की हरकतों पर अलबेरू ने अपनी जीभ चटकाई, लेकिन बेडरूम का दरवाजा खोलते ही उसके चेहरे पर चिंता और दुख झलक रहा था। वह कैसे हैं, महाराज? अलबेरू ने डाल्टारो और उसके बगल में बैठे साम्राज्य के प्रशासक की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। हालांकि उसके मुंह से निकलने वाले शब्द उसके कार्यों से अलग थे। युवा मास्टर केल ठीक हैं। हालांकि ये तथ्य कि उसके शब्द उसके कार्यों से मेल नहीं खाते थे, डाल्टारो को और भी अधिक प्रभावित कर गया। उसने सोचा कि क्या उसे अंदर जाकर पूछना चाहिए कि केल कैसा है। हालांकि अलबरू ने कुछ ऐसा कहा जिससे उनका मन बदल गया। उसने कल अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। हमें उसे आराम करने देना चाहिए। हाँ महाराज। इसके अलावा हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। उद्धरण चिन्ह ... वास्तव में महाराज, डाल्टारो जानता था कि अलबरू सही था। अलबेरू शाही राजकुमार से मिलने के लिए जाते समय केल से मिलने के लिए रुका था, जिसने इस घटना को अपने नियंत्रण में ले लिया था। यही कारण था कि दूत के नेता के रूप में डाल्टारो उसके साथ था। चलदर एल्ब्रू के आदेश पर डाल्टारो और बाकी लोग केल के शयन कक्ष से चले गए। उस समय केल बिस्तर पर लेटा हुआ राउन द्वारा लाई गई कुकी खा रहा था। चोईहान, जिसकी रात बहुत लंबी थी, उसके पास आया और उसके कान में फुसफुसाया। मिस्टर बिल्लोस ने पूछा कि क्या वह आपसे मिल सकते हैं। उसे यहाँ ले आओ। चोईहान ने कैले के आदेश पर फिर से चलना शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के बिल्लोस ने केल के शयन कक्ष में प्रवेश किया और कहा कि उसके पास केल को आराम देने के लिए कुछ कीमती चाय है। वह केल के बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठ गया और लगातार अपने माथे का पसीना पोंछता रहा। बिल्लोस के मोटे चेहरे पर पसीना था, हालांकि सर्दी का मौसम था। केल ने बिल्लोस से बात करना शुरू किया। धन्यवाद, युवा मास्टर निम। अंत में बिल्लोस ने अपनी आवाज ऊंची करके केल को बुलाया। क्या? केल की सहज प्रतिक्रिया से बिल्लोस बोलने में असमर्थ हो गया। बिल्लोस ने रेक्स को अपने गुप्त निवास का स्थान बता दिया था। नहीं, उसने रेक्स को अपने गुप्त निवास में बंद कर दिया था। बिल्लोस की नजर चोईहान की ओर गई और वह पिछली रात के अराजक क्षणों के बारे में सोचने लगा। चोईहान ने उसकी ओर देखकर धीरे से मुस्कुराया और उनकी नजरें एक दूसरे से मिलीं। हालांकि चोईहान ने रेक्स के दोस्तों और परिवार को चुपके से बाहर निकालने और फिर रेक्स को गुप्त निवास में बंद करने के बाद जो बयान दिया था, वह उसके दिमाग में बना रहा।
रेक्स अपने परिवार और संगठन के अन्य सदस्यों के साथ रहना चाहता था। हालांकि बिलोस ने तय कर लिया था कि ऐसा संभव नहीं होगा। संगठन के अन्य सदस्य झुग्गियों के गुप्त रास्तों और अज्ञात गुफाओं में ठीक रहेंगे क्योंकि साम्राज्य को उनकी पहचान के बारे में पता नहीं था। हालांकि रेक्स जैसा कोई व्यक्ति जिसकी पहचान पूरी तरह से ज्ञात थी, उसे कहीं ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वह जादू से सुरक्षित रह सके। बिलोस का गुप्त निवास कहीं था जिसमें एक ढाल थी जो सभी जादू से रक्षा करती थी, क्योंकि यह वह जगह थी जिसे बिलोस के चाचा ओडियस ने, जो रोआन साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी अंडरवर्ल्ड के शासक थे, साम्राज्य में रहते समय किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए बनाया था। बिल्लोस को याद आया कि चोई हान ने रेक्स से क्या कहा था जब उसने उसे वहां रखा था। तुम एक खतरनाक बम हो। अगर तुम फट गए तो तुम सिर्फ खुद को नहीं मारोगे, तुम इस घटना से जुड़े हर व्यक्ति को मार डालोगे। इसलिए चुपचाप यहां मरे हुए चूहे की तरह रहो। उन्होंने कभी भी चोई हान से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि वह सोचते थे कि वह शुद्ध और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी कि अन्य लोग व्यापक हित के लिए दुखी हों, लेकिन मैं अपने परिवार को प्राथमिकता दूंगा, जिसे पाने में मुझे इतना लंबा समय लगा। बिल्लोस को भी उम्मीद नहीं थी कि चोई हान के मन में ऐसे विचार होंगे। बिल्लोस को पता था कि चोई हान का कोई परिवार नहीं था। नहीं, उसका कोई खून का रिश्तेदार भी नहीं था। तो चोई हान का परिवार अवश्य ही। केल ने बिल्लोस से स्पष्ट रूप से पूछा, जो चोई हान से दूर हो गया था और अब उसे घूर रहा था। तुम क्या देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह ... ये कुछ भी नहीं है क्या? बिल्लोस ने अपने मन में चल रहे विचारों को एक तरफ धकेल दिया और एक जादुई थैला निकाला। ये हैं वे वस्तुएं जो आपने मांगी थी। केल ने टेबल की ओर इशारा किया और बिल्लोस ने बैग उसके ऊपर रख दिया। केल ने उसी समय उससे पूछा, कैरो किंगडम के बारे में आप कितना जानते हैं? माफ करें, आप अचानक कैरो किंगडम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? बिल्लोस को उम्मीद थी कि आज वह केल से दूसरी चीजों के बारे में बात करेगा। आखिरकार वह एक व्यापारी था। उसे इस बात का पूरा अंदाजा था कि केल ने अब तक क्या किया है, साथ ही उसे कल रात की हरकतों के पीछे का कारण भी पता था। यही कारण था कि वह कल रात उन खतरनाक कार्रवाइयों से लाभ उठाना चाहता था। माफ करना, युवा मास्टर निम। मुझे लगता है कि मुझे पहले आपको कल रात के बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, माफ करें, मुझे यकीन है कि आपने इसका ध्यान रखा होगा। बिल्लोस ने अपना मुंह बंद कर लिया। इससे पहले जब वह महल की ओर जा रहे थे, बिल्लोस ने चोई हान से सुनी जानकारी के साथ साथ राजधानी भर से जो भी जानकारी जुटाई जा सकती थी, उसे इकट्ठा किया था ताकि कुछ बातों की पुष्टि की जा सके। सूर्य महल। हालांकि उसने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन उसने सुना था कि यह एक आलीशान और बड़े हॉल वाला महल था। उस महल की एक मीनार गिरने लगी थी। उसके सामने खड़े व्यक्ति ने उसे स्वयं ही गिरने से रोक लिया था। इसके बाद उन्हें खून की खांसी हुई और उन्हें सहारा देकर वापस उनके शयन कक्ष में ले जाया गया। बिल्लोस को लगा कि आज केल सामान्य से ज्यादा पीला दिख रहा है। केल ने उसी समय उससे एक सवाल पूछा, बिल्लोस, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये काम तुम्हें क्यों सौंपा? इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने पहले ही निर्धारित कर लिया था। बिल्लोस ने बोलना शुरू किया, मुझे लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। बिल्कुल। बिल्लोस ने अपनी सांस रोक ली। अब उसे सुअर की तरह पसीना नहीं आ रहा था। वह राहत महसूस कर रहा था। युवा मास्टर निम, क्या आप कैरो किंगडम के नीलामी घर के बारे में बात कर रहे हैं? केल ने बिल्लोस की ओर सिर हिलाया। बिल्लोस को तुरंत उसके इरादे समझ में आ गए। उसने पहले ही क्राउन प्रिंस से इस बारे में चर्चा कर ली थी। गुप्त कमरे में उन्हें जो चीजें मिली थीं, उनमें से 2 का ध्यान रखना जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि रोआन साम्राज्य के लिए उन 2 चीजों को सार्वजनिक रूप से संभालना मुश्किल होगा। मैं गुप्त नीलामी घर की वीआईपी नीलामी में भाग लेना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह ... अगली नीलामी फरवरी में नए साल के जश्न की है। क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? हाँ, कैरो किंगडम। वे डार्क एल्वेस को छुपाने वाले निषिद्ध क्षेत्र रेगिस्तान की तुलना में नीलामी घर के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। ये वीआईपी नीलामी विचित्र रूप से विकसित कैरो किंगडम में सबसे गुप्त तथा सार्वजनिक नीलामी थी। द बर्थ ऑफ ए हीरो में कैरो साम्राज्य का वर्णन करते समय इस नीलामी पर चर्चा की गई थी। बिल्लोस, क्या ये संभव है? वीआईपी नीलामी। इसका एक कारण ये था कि न तो केल और न ही युवराज स्वयं इसमें भाग ले रहे थे। गुप्त टेबल के नीचे गुफा में मिली इन 2 वस्तुओं के मूल रूप से मालिक थे। यहां तक कि केल को भी समझ नहीं आ रहा था कि वे पोप के ताबूत में कैसे पहुंच गईं। हालांकि ये बात सार्वजनिक रूप से ज्ञात है कि ये दोनों वस्तुएं अभी भी मूल मालिकों के पास ही हैं। हाँ सर, ये संभव है। क्या आप कुछ चीजें नीलाम करने की कोशिश कर रहे हैं?
नहीं, बिल्लोस ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। यदि वह चीजों की नीलामी की योजना नहीं बना रहा था तो वह वहां क्यों जाना चाहता था? केल ने बिल्लोस के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और उसे दूसरा आदेश दे दिया। क्या आप 2 लोगों को निमंत्रण भेज सकते हैं? निमंत्रण? हाँ, उन्हें फरवरी की नीलामी में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। क्या मुझे ये काम चुपके से ही करना होगा? हाँ, ऐसा करो कि वे यह न बता सके कि हम कौन हैं। बहुत अच्छा लगता है। केल ने बिल्लोस से एक और बात कही। मैं ऐसा करूंगा कि आपको सौदों का लेनदेन शुल्क मिले। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा लगता है कि यह कोई बड़ा लेनदेन है। ये है। बिल्लोस ने अपना सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। मैं अगले साल आपसे मिलूंगा, युवा मास्टर निम। मुझे लगता है कि मुझे फरवरी में हेनिट्यूस क्षेत्र में जाना चाहिए। नहीं, केल ने बिल्लोस को अपनी अगली मुलाकात का स्थान बताया। गेरे क्षेत्र। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। क्या आप नए साल से वहां होंगे? बिल्लोस ने शांत भाव से पूछा, यहां तक कि गायरे क्षेत्र के अप्रत्याशित उत्तर पर भी। केल ने अपना सिर हिलाया। मैं निश्चित नहीं हो सकता। मैं संभवतः उत्तर से गिरे क्षेत्र की ओर जाऊंगा। उत्तर? हाँ। बिल्लोस ने और कुछ नहीं पूछा। उसने समझा कि फरवरी में गैरे क्षेत्र में जाने से पहले केल रोवान किंगडम के उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व में कुछ समय बिता रहा है। हालांकि केल जिस उत्तर की बात कर रहे थे वह इनमें से कोई भी स्थान नहीं था। उप कप्तान हिल्समैन ने बिलोस को बाहर कर दिया जबकि चोई हान ने केल से एक प्रश्न पूछा। केल ने, क्या हम युवा मास्टर एंटोनियो की स्थिति को फरवरी तक टाल रहे हैं? हमें ऐसा करना ही होगा। मैं अपनी अपेक्षा से अधिक समय तक साम्राज्य में रुका। साम्राज्य में अपेक्षा से अधिक समय तक रहने के कारण उनकी योजनाएं विफल हो गईं। उन्हें युवा मास्टर एंटोनियो गायरे की कमजोरी का उपयोग बाद में करने की योजना को टालना पड़ा। केल ने चोई हान की ओर कंधे उचकाए, जो इस बात से चिंतित लग रहा था कि उनकी योजनाओं में बदलाव करना पड़ेगा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। नया साल आने वाला है। क्या हमें नया साल अपने परिवार के साथ घर पर नहीं बिताना चाहिए? आह! चोई हान ने हल्की सी आवाज निकाली। केल ने राउन के गोल सिर को सहलाना शुरू कर दिया जो अचानक सामने आ गया था क्योंकि वह बोलना जारी रख रहा था। मैंने कहा था कि मैं नए साल पर घर आऊंगा, इसलिए मुझे जाना होगा। उसने अपने पिता और ऑन और हॉन दोनों से कहा था कि वह नया साल घर पर ही मनाएगा। उसे अपना वादा निभाना था। क्या आप सहमत नहीं हैं? तुम सही हो, केल निम, तुम बिल्कुल सही हो। चोई हान ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। केल ने 2 ड्रैगन और एक इंसान को अपनी आगामी योजनाएं बताने से पहले चोई हान को देखा। हम नया साल घर पर ही बिताएंगे और फिर उत्तर की ओर निकल जाएंगे। मानव, क्या हम वेल देखने जा रहे हैं? हाँ, विटिरा ने अक्सर समुद्री मार्ग के लिए अनुबंध की बात उठाई थी। केल वेल जनजाति से मिलने के लिए उत्तर की ओर जाने से पहले टाइगर जनजाति के लिए जगह तैयार करने की योजना बना रहा था। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। उसने बिल्लोस द्वारा लाया गया जादुई थैला उठाया और एरोहाबेन और राउन को थमा दिया। एरोहाबेन, जो संदिग्ध निगाहों से केल को देख रहा था, ने थैला उठाया और पूछा, क्या वे कीमिया सामग्री हैं? जी श्रीमान। केल की प्रतिक्रिया सुनकर ब्लैक ड्रैगन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाने लगा। अब हम अग्नि का स्तंभ बना सकते हैं। यह थैला साम्राज्य के अग्नि स्तंभ को बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री से भरा हुआ था। एरोहाबेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक, यह महान ड्रैगन कुछ भी बना सकता है जब तक मेरे पास सामग्री है, छोटे बच्चे। केल ने प्राचीन ड्रैगन को देखा जो थोड़ा थका हुआ लग रहा था क्योंकि वह सोच रहा था कि उत्तर में उसके एजेंडे में एक और कार्य जोड़ना था। राउन ने चमकती आंखों से एरोहाबेन की ओर देखते हुए पूछा, हमें इसका उपयोग कब मिलेगा? गोल्ड ड्रैगन झेप गया। यह अग्नि स्तंभ साम्राज्य द्वारा बनाए गए स्तंभ का उन्नत संस्करण होगा। हालांकि उन्हें इस प्रक्रिया में कुछ परीक्षण करने की आवश्यकता थी, लेकिन वे इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि वह आसानी से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। ब्लैक ड्रैगन और एरोहाबेन चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। हालांकि किसी ने सहजता से उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया। ये केल था, शायद अगले साल की शुरुआत में। हम दोनों ड्रैगन कैले की ओर मुड़े, जिसने सहजता से बात आगे बढ़ा दी। अगर हम कहीं ठंडी जगह पर आग जलाएंगे तो गर्मी होगी। गोल्ड ड्रैगन एरोहाबेन के चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव था। गर्म? मुझे यकीन है कि वह जानता है कि यह केवल ताकत के उस स्तर पर नहीं है। उसी समय उसने राउन की आवाज सुनी, चलो इसे वेल्स को भी दिखाते हैं। जरूर। हाँ। केल ने एरोहाबेन की आंख को नजरअंदाज कर दिया और बिस्तर पर वापस लेट गया।
सर्दियों में गर्म रहना अच्छा लगता है और कंबल के नीचे रहना सबसे अच्छा लगता है। हालांकि कुछ दिनों बाद वह एक हवादार प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। एक प्रशासक की आवाज जादुई प्रवर्धन यंत्र के माध्यम से क्षेत्र में गूंज रही थी। अब हम बहादुर युवा मास्टर कैले हेनिट्यूस को पदक प्रदान करेंगे, जिन्होंने साम्राज्य में बलिदान की भावना दिखाई। मुझे उनकी बात पसंद आई। केल ने अपने मन में यही विचार रखते हुए आगे की ओर देखा। सम्राट सौम्य मुस्कान के साथ उसका स्वागत कर रहे थे। साम्राज्य के शाही महल के बाहर चौक में उनके पीछे एक विशाल भीड़ उनकी ओर देख रही थी। केल ने अपनी ओर आती किसी भी निगाह पर ध्यान नहीं दिया। इंसान, हालांकि वह राउंड की टिप्पणियों से चिंतित थे। मुझे तुम पर गर्व है। ये बहुत अच्छा लगता है। हमने ये कर दिखाया। केल ने भावुक ब्लैक ड्रैगन को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। उसने अपना सिर सम्राट की ओर घुमाया, जो उससे एक स्तर ऊपर खड़ा था। सम्राट एक ऐसा व्यक्ति था जिसे आप केवल ऐसी ही स्थिति में देख सकते थे। हालांकि सम्राट की ओर देखते हुए केल के विचार इस बारे में नहीं थे कि उसे देखना कितना शानदार अवसर था। क्या उन्होंने कहा कि उसका शरीर कमजोर है? उसने सुना था कि सम्राट इतना कमजोर हो गया था कि उसका अभी भी जीवित रहना एक चमत्कार ही था। पूर्व सम्राट के मामले में भी यही स्थिति थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे शाही राजकुमार को बहुत महत्व देते हैं। ये द बर्थ ऑफ ए हीरो में शाही राजकुमार एडिन का वर्णन था। लेस देन सम्राट ने अपना लालच आदीन के सामने प्रकट किया, जिसने इसका अपने लाभ के लिए उपयोग किया। ग्रेटर देन शाही राजकुमार का जन्म एक मजबूत शरीर के साथ हुआ था और वह तलवारबाजी में भी माहिर था। एडिन, जो उन चीजों के साथ पैदा हुआ था जो सम्राट चाहता था कि उसके पास हो, ने इसका इस्तेमाल सम्राट को उस पर भरोसा दिलाने के लिए किया। इसके अलावा एडिन ने मार्शल आर्ट को भी आत्मसात कर लिया, जो 2 पीढ़ियों के कमजोर सम्राटों के कारण कमजोर हो गई थी। केल हेनिट्यूस, पश्चिमी महाद्वीप के एकमात्र सम्राट ने केल का नाम पुकारा। केल ने औपचारिक रूप से अपना सम्मान प्रदर्शित किया और सम्राट उसकी ओर देखते रहे जबकि वह बोलता रहा। सन पैलेस बम घटना के दौरान आपके कार्य साहसी और सुंदर थे। जादुई प्रवर्धन यंत्र से उसकी आवाज बढ़ा दी गई। तुम्हारे जैसे विदेशी ने ऐसा काम किया जो हमारे अपने साम्राज्य के किसी भी नागरिक के लिए करना मुश्किल होगा। सूर्य महल नहीं गिरा और तुम्हारे कामों की बदौलत कई लोग बच गए। केल ने सम्राट के चेहरे पर गौर किया जब वह अपने कार्यों की प्रशंसा कर रहा था। सम्राट वास्तव में कमजोर लग रहा था, लेकिन वे अभी भी एक ही टोकरी के चने हैं। यद्यपि उनकी शारीरिक स्थिति अलग अलग थी, फिर भी सम्राट और शाही राजकुमार दोनों एक ही तरह से सोचते थे। केल ने जल्दी से अपने विचारों को दबा लिया और एक सम्मानित युवा रईस होने का नाटक करते हुए सम्राट की ओर देखा। सम्राट ने अपनी आवाज ऊंची की। मैं यहाँ ऐसे साहसी युवक को 3री श्रेणी का मोगोरू मेडल ऑफ ऑनर, साथ ही कुछ अन्य पुरस्कार प्रदान करने आया हूँ। केल की शर्ट पर एक रजत पदक रखा गया था। वो पूरा प्लाजा जय जयकार से भर गया। सम्राट ने केल के कंधे पर थपथपाया। आपने अच्छा किया। केल को उसकी ईमानदारी समझ में आ गई। आखिरकार उन्होंने उसे 3री कक्षा का पदक दे दिया था। उपलब्ध अनेक पदकों में से मोगोरू साम्राज्य के नाम वाला 3य श्रेणी का पदक काफी उच्च सम्मान था। प्रथम श्रेणी उन अधिकारियों के लिए थी जिन्होंने उत्कृष्ट सेवा प्रदान की थी। दूसरा वर्ग युद्ध नायकों के लिए था। तीसरा वर्ग उन व्यक्तियों के लिए था जिन्होंने राष्ट्र के लिए अनुकरणीय कार्य किए थे। 3री कक्षा किसी विदेशी को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान था और केल एकमात्र व्यक्ति था जिसे लंबे समय में ये सम्मान मिला था। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि साम्राज्य ने इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं किया है। ऐसा लग रहा था जैसे साम्राज्य अन्य राज्यों की नजरों में बार बार असफल हो रहा है। उन्होंने मेपल कैसल खो दिया था, उनका महल नष्ट हो गया था और वाइस टावर मास्टर की सन पैलेस में लगभग हत्या कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में उनके सामने कैले नामक एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। मानव, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम भले ही कमजोर हो, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है। केल ने राउंड की टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। आप अपनी भावनाएं संक्षेप में क्यों नहीं बताते? सम्राट ने कैले के पीछे वाले चौक की ओर इशारा किया। ये खजाना उनके सामने प्रस्तुत किए जाने से पहले की कार्यसूची का हिस्सा था। केल ने सम्राट की ओर झुककर प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे चौक की ओर मुड़ गया। वह देख सकता था कि चौक लोगों से भरा हुआ था। मानव, बिल्लोस फव्वारे के पास तुम्हारे 3 बजे की दिशा में है। केल की नजर स्वाभाविक रूप से फव्वारे की ओर गई। उसने बिल्लोस को विशेष रूप से उस स्थान पर आने के लिए कहा था। वे सब यहाँ हैं। बिल्लोस की मेअगर और यहाँ तक कि चोईहान और उसकी बाहों में बिल्ली सभी वहाँ थे। हालांकि वह उनके चेहरे नहीं देख सकता था क्योंकि वे बहुत दूर थे, लेकिन वह उनकी आकृतियों को पहचान सकता था।
केल ने प्लाजा के चारों ओर देखा। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे और उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। केल ने बोलना शुरू किया, मैं बहुत खुश हूँ। युवा रईस सचमुच खुश लग रहा था। प्लाजा में मौजूद लोगों ने उस युवा रईस का उत्साहवर्धन किया जो साम्राज्य का पदक पाकर खुश था। उन्हें अच्छा लग रहा था कि यह युवा रईस इसे सम्मान की बात मान रहा है। उन्होंने मंच पर खड़े होकर इस महानुभाव के कार्यों के बारे में सुना था। जब उन्हें पता चला कि सूर्य महल पर आतंकवादी हमला हुआ है तो वे चौंक गए। हालांकि किसी को चोट नहीं आई और सूर्य महल भी नहीं गिरा। बेशक इसका उनसे कोई खास लेना देना नहीं था। बचाए गए लोगों में से ज्यादातर कुलीन थे। यही कारण था कि उन्होंने केवल खुशी मनाई। केल को स्वाभाविक रूप से इस बारे में पता था। मुझे खुशी है कि मैं दूसरों को बचा पाया। मुझे खुशी है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाया। केल के लगातार बोलते रहने से लोगों के चेहरों के भाव थोड़े बदल गए। वह पदक पाकर खुश नहीं थे और बस यही था। केल ने सम्राट की ओर देखा, जबकि इतने छोटे भाषण से पूरे चौक में निराशा का भाव छा गया था। उद्धरण चिन्ह ... मुझे लगता है अब खजाने का समय आ गया है। सम्राट ने इशारा किया और कोई व्यक्ति एक लंबा बक्सा लेकर आया। सम्राट को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने केल को देखा जो मखमल में लिपटे बक्से को देख रहा था। वह झिझक का एहसास कर सकता था। जिस महानुभाव ने अभी अभी कहा था कि वह खुश है, उनके चेहरे पर कठोर भाव थे। वह उसे अपनी ओर झांकते हुए भी देख सकता था। सम्राट को ऐसे दृश्य देखने की आदत थी। ये किसी ऐसे व्यक्ति का दृश्य था जो कुछ कहना चाहता था लेकिन सम्राट के सामने होने के कारण झिझक रहा था। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? सम्राट ने ठंडी हवा के कारण उत्पन्न खांसी को रोकते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह ... ये कुछ भी नहीं है महाराज। मैं तुमसे दूसरी बार पूछूंगा। खुलकर बोलो, मैं आपसे दूसरी बार पूछूंगा। इससे केल हेनिट्यूस के चेहरे का भाव बदल गया, मानो उसने अपना मन बना लिया हो और वह बोलने लगा। महाराज, मुझे नहीं मालूम कि खजाना क्या है। यही मामला है। सम्राट को युवा सरदारों में समय समय पर दिखाई देने वाली बहादुरी की अभिव्यक्ति दिखाई देती थी। महाराज, क्या मैं इस खजाने को किसी और चीज से बदल सकता हूँ? सम्राट को इस बात का पूरा अंदाजा था कि क्या हो रहा है। उसकी नज़र शाही राजकुमार की ओर गई जो मंच के ठीक नीचे था। शाही पिता उन्हें एक न्यायप्रिय युवा कुलीन व्यक्ति माना जाता है। विदेशियों के विचार में सम्राट को मालूम था कि जब न्याय और युवावस्था की भावना एक साथ मिल जाती है तो क्या परिणाम सामने आते हैं। आप इसे किस चीज के बदले में देना चाहते हैं? सम्राट देख सकता था कि जैसे ही उसने उसकी कोमल आवाज सुनी, केल के चेहरे पर चमक आ गई। केल के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। मानव, वह मुस्कान तो बहुत धुंधली लगती है। केल ने राउन की बात अनसुनी कर दी और बोलना शुरू कर दिया। उन दोनों के बीच की बातचीत को इतना तेज किया जा रहा था कि पूरा प्लाजा सुन सके। मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया। दोस्त, इस अप्रत्याशित शब्द ने लोगों को भ्रमित कर दिया। सम्राट के लिए भी यही बात थी। केल ने बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा कि प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। लोगों के भाव बदल गए। उनमें से अधिकांश लोग एक विशिष्ट वाक्यांश के बारे में सोच रहे थे। सूर्य अंधकार को खोजता है और उस पर अपना प्रकाश डालता है। ये सूर्य देवता के चच की नींव रखने के लिए प्रसिद्ध था। ये बात अलग तरीके से कही गई थी, लेकिन फिर भी इसने उन्हें इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे दोस्त ने भी यही कहा। केल जिस मित्र की बात कर रहा था वह केवल एक ही व्यक्ति हो सकता था। वह सन था, जैक। प्रकाश को बांटने से वह कमजोर नहीं पड़ता। सूर्य इतना महान है कि वह सभी जीवों पर प्रकाश डाल सकता है। इससे उन्हें चच की शिक्षाएं अजीब तरह से याद आ गईं। हालांकि यह वैसा नहीं था, लेकिन सूर्य देवता के अनुयायी उनकी शिक्षाओं को याद किए बिना नहीं रह सके। भले ही सूर्य देवता के चच ने ऐसे अत्याचार किए हों, फिर भी साम्राज्य में बहुत से आस्तिक थे। चच के नेताओं ने चच की शिक्षाओं के विरुद्ध कार्य किए थे। और अब कोई ऐसा व्यक्ति जो सूर्य देवता के चच से संबंधित नहीं था, उन्हें उनकी शिक्षाओं की याद दिला रहा था। केल की आवाज पूरे चौक में गूंज उठी। इसलिए मैं इसे साझा करना चाहता हूँ। वह खुश और उत्साहित लग रहा था। चूंकि मेरे ऐसा करने पर भी प्रकाश नहीं बदलेगा। सूर्य देवता के चच के विश्वासियों ने केल के शब्दों को अलग ढंग से सुना। सूर्य फिर भी नहीं बदलेगा। प्लेटफॉर्म की ओर देखते हुए एक नागरिक ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। इससे बीते एक अरसा हो गया है। काफी समय हो गया था जब से उसने शिक्षाओं को अपने हृदय में महसूस किया था। हालांकि ऐसे लोग भी थे जो अपने मन में शिक्षाओं के बारे में सोच रहे थे। सम्राट उनमें से एक था। एक क्षण के लिए उसकी निगाहें तीखी हो गईं, फिर सामान्य हो गईं।
वह युवा कुलीन व्यक्ति जिसने साहपूर्वक पूछा था और जो उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, एक बहुत ही सामान्य मासूम कुलीन व्यक्ति प्रतीत हो रहा था जो यह विश्वास करता था कि वह एक सुंदर दुनिया बना सकता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है। सम्राट ने सोचा कि केल ने जानबूझकर सूर्य देवता के चच की शिक्षाओं को साझा नहीं किया। लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। सम्राट ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ा। उसने बोलना शुरू किया, क्या आप इस खजाने का उपयोग नहीं करना चाहते और इसके बजाय इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं? महाराज, यदि यह संभव हो तो मैं ऐसा करना चाहूंगा। सम्राट ने जोर से हंसने के बाद इतनी ऊंची आवाज में बात की कि नागरिक सुन सके। मैं केल हेनिट्यूस के अनुरोध को स्वीकार करूंगा। हम अन्न भंडार खोलेंगे और जरूरतमंद नागरिकों को इस खजाने के मूल्य से ज्यादा भोजन बांटेंगे। नागरिकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे खुशी से चिल्लाने से पहले ही सम्राट ने बोलना जारी रखा, मैं उदार केल हेनिट्यूस को भी योजना के अनुसार यह खजाना दूंगा। सम्राट ने एक दयालु शासक होने का दिखावा किया और नागरिकों ने उसका उत्साहवर्धन किया। वे पहले से भी अधिक जोश से जयकार कर रहे थे। नागरिकों ने सम्राट और विदेशी युवा कुलीन का जोरदार स्वागत किया। वह चौक जो चच के पतन और विपर साम्राज्य के खिलाफ उनकी हार के बाद से शांत था। एक नागरिक ने ताली बजाते हुए बोलना शुरू किया, क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा यदि वह कुलीन व्यक्ति हमारे साम्राज्य का हिस्सा होता? ठीक है, लेकिन देखो, हमारा सम्राट भी कितना उदार है। मुझे लगता है कि यह सच है। वैसे भी वह महानुभाव काफी सभ्य है। केले की प्रशंसा करने वाली कई आवाजें थीं। उसका नाम फिर क्या था? केल हेनिट्यूस। मैं समझ गया। क्या वह सूर्य देवता के चच का हिस्सा है? उद्धरण चिन्ह ... मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन वह एक अच्छे इंसान लगते हैं और वह साहसी हैं। उनके जैसा महान व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। सत्य। शराबी एल्केमिस्ट्री स्टेकर ने उपद्रवी चौक के चारों ओर देखा। फिर उसने अस्त व्यस्त आंखों से केल की ओर देखा। री ने सुना था कि केल सफेद बालों वाला पादरी था। उसने सर रेक्स के बारे में भी सुना था। रेक्स भी केले की ओर देख रहा था जो प्लेटफॉर्म पर था। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। उस समय उन दोनों ने बिल्लोस की आवाज सुनी। युवा मास्टर निम ने रोआन साम्राज्य में भी यही किया था। वह बिल्कुल नहीं बदला है। रोन राज्य में बिल्लोस ने री के प्रश्न पर अपना सिर हिलाया और जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर दी। उन्होंने रोआन किंगडम के प्लाजा टेरर इंसिडेंट को भी अपने दम पर रोका, लेकिन दूसरों को बचाने की खुशी के अलावा उन्हें कोई और सम्मान नहीं चाहिए था। उन्हें केवल उन लोगों की चिंता थी जो अभी भी पीड़ित हो सकते हैं। उसकी आवाज सुनकर नागरिक चौंक गए। कैल को देखने का उनका नजरिया बदलने लगा। उसी समय बिलोस ने पूरे प्लाजा में जो अधीनस्थ कर्मचारी नियुक्त किए थे, वे कैल के बारे में कहानियां गढ़ रहे थे। वह कुलीन व्यक्ति जिसने रोआन साम्राज्य के प्लाजा आतंकी घटना के दौरान अपने शरीर को भी खतरे में डाल दिया था। इसके अलावा एक व्यक्ति जो वेटिकन में आतंकवादी घटना की जांच में भाग लेने आया था। वे कहानियां पूरे प्लाजा में फैलती रहीं। शराबी एल्केमिस्ट्री बिल्लोस की कहानियां सुनकर लगभग अवाक रह गया। उद्धरण चिन्ह ... क्या अद्भुत व्यक्ति है। चोईहान, जो वहां चुपचाप खड़े थे, ने बोलना शुरू किया। कैल निम हमेशा से ऐसा ही रहा है। चोईहान ने ऐसा कहते हुए गर्व महसूस किया। चोईहान के शब्दों में भरोसे का एक मजबूत स्तर महसूस करने के बाद री और रेक्स खुद को अजीब भाव से कैल की ओर देखने से नहीं रोक सके। जैसे ही सम्राट ने अपना संक्षिप्त भाषण शुरू किया, केल मंच से नीचे चले गए। वह नीचे शाही राजकुमार एडिन को देख सकता था। वह बहुत खुश नहीं लग रहा था, हालांकि उसने अपनी मुस्कान बनाए रखने की पूरी कोशिश की। ये केल की अप्रत्याशित हरकतों की वजह से था। एडन ने केल के पास जाना शुरू किया, संभवतः उसी बारे में बात करने के लिए, लेकिन अचानक रुक गया। यह अल्बेरू की वजह से था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ऐसा कुछ करने जा रहे हो? मैं क्षमा चाहता हूँ, महाराज। जब मैं वहां ऊपर था तो यह विचार अचानक मेरे दिमाग में आया। अल्बेरू के फटकारने वाले स्वर ने कैले को अल्बेरू और एडिन की ओर झुका दिया। ये सुनकर एडिन मुस्कुराने लगा और उसने केल के कंधे पर थपथपाया। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे नागरिकों के बारे में सोचने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। समझदारी दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडिन, जो केल को देख रहा था, जो राहत महसूस कर रहा था, उसने सुना कि अल्बेरू एक बार फिर से बोलने लगा है। आपने पिछली आतंकी घटना में भी कुछ ऐसा ही किया था। आप हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखते हैं। ये सुनकर कि पिछली बार केल ने भी कुछ ऐसा ही किया था, एडिन के हाव भाव थोड़े बदल गए। कैल ने अल्बेरू की ओर मुस्कुराकर देखा और फिर चुपचाप अपने स्थान पर लौट गया।
यद्यपि उसने सम्राट और शाही राजकुमार को अपने कार्यों के बारे में सूचित नहीं किया था, फिर भी उसने अलबरू को पहले ही बता दिया था। जब कैले वापस दूत के पास पहुंचा तो डाल्टारो ने उसके कंधे पर थपथपाया। अच्छा काम किया, तुम बहुत अच्छे थे। डाल्टारो संतुष्ट और स्नेहपूर्ण भाव से केल को देख रहा था। कल जब तक हम चलेंगे तब तक खूब आराम करो। जैसा कि डाल्टारो ने अभी बताया, दूत कल जा रहे थे। वे केवल अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक सकल के लिए गायरे क्षेत्र से गुजरेंगे क्योंकि वे अप्रत्याशित रूप से योजना से अधिक समय तक यहाँ रुके थे। केल ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अपनी बाहों में रखे खजाने के बक्से को छुआ। राउंड की आवाज उसके सिर में गूंज उठी। योजक चिन्ह ... मुझे बॉक्स से एक बुरी आभा आती हुई महसूस हो रही है। चलो गोल्डी दादाजी से पूछते हैं। नहीं, चलो मैरी से पूछते हैं। सुपर रॉक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या आप अपना बलिदान देने की योजना बना रहे हैं? मैं जानता था, केल जानता था कि एडिन ने उसे जो खजाना दिया है वह अच्छा नहीं होगा। उसने बक्से में झांककर देखा तो उसमें एक हल्की तलवार थी जो आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती थी और जिसके मुंह पर एक गहना जड़ा हुआ था। उद्धरण ... मुझे ये पसंद नहीं है। केल ने यह मंतव्य बनाया जब उसने देखा कि एडिन ने उसे खजाना देने का दावा करने के बाद कुछ बेकार चीज दे दी थी। उन्होंने उस रात बिल्लोस के गुप्त निवास पर समूह के साथ अपनी योजना साझा की। मैं निश्चित रूप से अल्केमिस्ट्स के घंटाघर को नष्ट कर दूंगा। बिल्लोस झेप गया। उद्धरण चिन्ह ... नष्ट करना। हाँ बिल्लोस, अगर हम इसे नष्ट कर दें और तुम नया बनाने के लिए जरूरी सामान जुटाओ तो क्या तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे? मैं आपके निर्णय का पूर्ण समर्थन करता हूँ। भविष्य के लाभों के बारे में सुनने के बाद बिल्लोस ने तुरंत केल के निर्णय को स्वीकार कर लिया। कीमियागर्री और कैट नाइट रेक्स ने चिंता से केल की ओर देखा। यहां तक कि चोई हान, जो केल के बगल में खड़ा था, भी झिझक के साथ उसकी ओर देख रहा था। री ने बोलना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह ... सर, मुझे नहीं पता था कि आप कुलीन हैं। क्या ये कोई समस्या है? कैले के सवाल पर री ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि केल साम्राज्य के नागरिकों के साथ सच्चाई साझा करने के लिए कीमिया और साम्राज्य की मजबूत ताकतों के खिलाफ जाने को तैयार था, जबकि वह इन सबको नजरअंदाज कर शांतिपूर्वक रह सकता था। मैं कल जा रहा हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताने आया हूँ। केल की बात सुनने के बाद री ने पुनः अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया। रेक्स, जो अभी भी बिल्ली के रूप में था, चुपचाप केल को देखता रहा। केल तुरंत काम पर लग गया। रेक्स और उसके संगठन के अन्य लोगों को ले जाना मुश्किल होगा क्योंकि साम्राज्य उन्हें बेतहाशा खोज रहा था। री को बेल टॉवर का हिस्सा न होने वाले अन्य अल्केमिस्टों को इकट्ठा करने के लिए भी समय चाहिए था। उन्हें अपना समय बिताने की जरूरत थी। यही कारण था कि केल तब तक मरे हुए चूहे की तरह चुपचाप रहने की योजना बना रहा था जब तक कि उत्तरी गठबंधन के आक्रमण के समय साम्राज्य अपनी चौकसी नहीं हटा लेता। क्या यह उन पर सबसे कठोर प्रहार करने का सबसे अच्छा समय नहीं होगा? ऐसा करने के लिए उन्हें एकजुट करने के लिए कुछ करने की जरूरत थी। संत और पवित्र युवती अभी भी जीवित हैं। आह! री ने गहरी सांस ली। वह केल के कथन के पीछे छिपे दो अर्थ समझ गया था। वे अभी भी जीवित हैं। इसके अलावा मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। उस कथन के पीछे यही छिपा अर्थ था। री और रेक्स ने चोई हान से पहले ही सुन लिया था कि सूर्य देवता के चर्च पर जादुई बम से हमला किया गया था क्योंकि वे अल्केमिस्ट्स के बेल टॉवर के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। उसने उन्हें ये भी बताया था कि साम्राज्य ने घटना के लिए उन्हें फंसाने के बाद संत और पवित्र युवती को मारने की कोशिश की थी। केल ने देखा कि जब वह बोल रहा था तो सभी की नजरें उस पर टिकी थीं। मैं 1 साल के भीतर वापस आऊंगा। फिर उसने आदेश दिया, तब तक धीरज रखो। उन्होंने बताया कि सफल होने पर उन्हें क्या इनाम मिलेगा। अगर तुम तब तक धीरज रखोगी तो मैं तुम्हें वह सब कुछ लाकर दूंगी जो तुम चाहती हो। सब कुछ जो आप चाहते हैं। उस वाक्यांश से री और रेक्स के चेहरे के भाव बदल गए। मलिन बस्तियों का शराबी अल्केमिस्ट और हत्या के प्रयास के आरोप में फरार कैट नाइट। उनके सामने खड़ा यह आदमी उनके लिए वे चीजें लाता था जो वे चाहते थे लेकिन जिन्हें पाना उनके लिए कठिन था। उन दोनों के लिए अब केवल एक ही विकल्प बचा था, या तो मृत्यु या फिर एकांत जीवन। मैं तब तक सहन करूंगा। री को जवाब देने में कोई परेशानी नहीं हुई। जब वह केल की ओर देख रहा था तो वह उसके चेहरे पर मुस्कान देख सकता था। ये बहुत अच्छी बात है कि अब आपके मुंह से शराब की गंध नहीं आती। री भी मुस्कुराने लगी। रे, जिसने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली थी, बालों में कंघी कर ली थी तथा अच्छे कपड़े पहन रखे थे, यद्यपि वह मैले कुचले कपड़े पहने हुए था, अब वह शराबी से अधिक एक वैज्ञानिक जैसा लग रहा था। मैं भी सहन करूंगा। रेक्स ने भी जल्द ही जवाब दिया।
फिर वह कैले से नजरें मिलाने के लिए मुड़ा। उसके पास बस यही बचा था कि या तो हमेशा के लिए भाग जाए या फिर मर जाए। अगर ऐसा ही होता तो वह सहना चाहता और एक और मौका पाकर जो करना चाहता था वह कर सकता था। केल अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। केल को अपनी ओर आते देख रेक्स का तनाव बढ़ गया, लेकिन वह जल्द ही सामान्य हो गया। सर रेक्स। केल की धीमी आवाज सुनकर रेक्स चिंतित हो गया। उसी समय केल ने अपने जादुई थैले से कई वस्तुएं निकाली और उन्हें रेक्स के सामने रख दिया। बूम बूम बूम, ये भारी वस्तुएं रेक्स की आंखों के सामने ढेर हो गईं। ये सभी किताबें पढ़ें। रेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। वे पुस्तकें थीं। उसके सामने मोटी मोटी किताबों का एक लंबा ढेर था। वह किताबों के शीर्षक देख सकता था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट, नेतृत्व, राजनीति, सैन्य विज्ञान, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे इन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है? भ्रमित बिल्ली ने केल की ओर देखा। हालांकि केल ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कहूं तो तुम इसे पढ़ो। अगर तुम इनका गहन अध्ययन करो तो यह और भी बेहतर होगा। केल की आंखों में नजर देखकर रेक्स ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इसके बाद केल संतुष्टि से मुस्कुराने लगा। शाही राजकुमार द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान को कौन भरेगा? हालांकि अभी केल के मन में बस यही चल रहा था, लेकिन उसने संतुष्ट भाव से बिल्ली के लाल फर को सहलाया। रेक्स झेप गया, लेकिन फिर भी स्थिर रहा। राउन की आवाज कैले के दिमाग में गूंज उठी। मानव, तुम फिर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या सब कुछ नहीं हो गया? हो गया। ये तो बस शुरुआती लाइन है। वह दिन जब कैले संत, पवित्र युवती और दिव्य वस्तु के साथ लौटा। वह दिन होगा जब ये सब शुरू होगा। यार, मैं अब 6 साल का हो गया हूँ। मैं भी बड़ा हो गया हूँ। हाँ हाँ, राउन ने अपने छोटे अगले पंजे से केल की ओर इशारा किया। मानव, अब तुम 20 साल के हो गए हो। हाँ हाँ, केल ने बिना कुछ सोचे समझे अपना सिर हिलाया और ड्राइवर से बात करने लगा। चुईहान, क्या हम लगभग वहां पहुंच गए हैं? हाँ केल निम, हम लगभग हैरिस विलेज पहुंच चुके हैं। अब नया साल आ गया था। साम्राज्य से लौटने के बाद से ही केल हेनिट्यूस कैसल में आराम कर रहा था और लौटने के बाद पहली बार बाहर आया था। ये टाइगर विलेज, वेल विलेज और उत्तर में पेरुन किंगडम से होकर गुजरने वाली एक बहुत लंबी यात्रा होने वाली थी।